मैं अपनी अलमारी के सामने खड़ी थी, रेशमी साड़ियों को ध्यान से अपने सूटकेस में रख रही थी। दुबई की यह बिजनेस ट्रिप खास तौर पर महत्वपूर्ण थी। यह एक फंडिंग राउंड से जुड़ी थी, जिस पर मेरे इन्वेस्टमेंट फंड का भविष्य टिका था। मेरे पीछे से मेरे पति रोहन वर्मा ने आकर मेरी कमर में बाहें डाल दी। उसकी ठुड्डी मेरे कंधे पर टिकी थी और उसकी आवाज हमेशा की तरह धीमी और प्यार भरी थी। मेरी जान, कितनी मेहनत करती हो, जा तो कुछ ही दिनों के लिए रही हो, पर सामान इतना सारा क्यों? मैंने एक हल्की मुस्कान दी, जिसे मैं पिछले कुछ सालों से अपनी खुशी मानती आई थी। वहां कई पार्टनर्स से मिलना है, ऐसे ही कुछ भी पहनकर तो नहीं जा सकती ना, मैं जानता हूं। उसने अपनी बाहों को और कसते हुए कहा, बस तुम्हें हमेशा इतनी मेहनत करते देखकर दिल दुखता है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और घर पर आराम से एक खूबसूरत मेम साहब बनकर रहो। पहले होता तो मैं भावुक होकर उसकी ओर मुड़ती, उसे गले लगा लेती और खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत महसूस करती। मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं मुंबई की एक जानी मानी वेंचर कैपिटल फर्म सूर्य कैपिटल की सीईओ हूं। बाहर की दुनिया के लिए मैं एक ठंडी और दृढ़ निश्चय वाली करियर वुमन हूं, लेकिन रोहन के सामने मैं एक नरम दिल औरत बन जाती थी। वह हमारी कंपनी में प्रोजेक्ट्स का प्रमुख था और मैंने लोगों की कानाफूसी के बावजूद उसे उस पद पर बिठाया था। मुझे उसकी काबिलियत और प्यार पर पूरा भरोसा था। मैं हमेशा मानती थी कि मेरी सफलता उसकी सफलता है और मेरी सफलता का आधा श्रेय पर्दे के पीछे से चुपचाप मेरा साथ देने वाले रोहन को जाता है। लेकिन हाल ही में उसके मीठे शब्द मेरे दिल को पहले की तरह गर्म नहीं कर पा रहे थे। जैसे किसी सात्विक कांच की सतह पर एक छोटी सी दरार पड़ गई हो, जो नंगी आंखों से तो नहीं दिखती, पर छूने पर बिखर जाने का डर लगा रहता था। मैं नहाने जा रही हूं, क्या तुम एक बार मेरा शेड्यूल फिर से देख लोगे? मैंने धीरे से उसकी बाहें हटाईं और अपने नाइट गाउन लेकर बाथरूम में चली गई। मैंने गर्म पानी के टब में खुद को डुबो दिया। थकान के साथ साथ अपने दिमाग में घुस रही उस अनजानी बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। शायद काम का तनाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं फालतू की बातें सोच रही हूं। रोहन मुझसे इतना प्यार करता है, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो रोहन बेडरूम में नहीं था। मैंने सोचा कि वह बगल वाले स्टडी रूम में होगा। मैं सोने से पहले थोड़ी खबरें देखने के लिए बेड साइड टेबल की ओर गई, मेरे फोन के ठीक बगल में रखे। रोहन के फोन की स्क्रीन अचानक एक मैसेज आने की सूचना से जल उठी। मुझे अपने पति का फोन चुपके से देखने की आदत नहीं थी, लेकिन लॉक स्क्रीन पर दिखी मैसेज की एक लाइन ने मुझे वहीं जमा दिया। भेजने वाली का नाम मीरा जोशी था। मैसेज का सिर्फ आधा हिस्सा दिख रहा था। रोहन, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डर लग रहा है। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे याद आया, यह वही इंटर्न थी जिसकी रोहन तारीफ करते नहीं थकता था। उसने बताया था कि वह एक छोटे शहर से अकेले मुंबई आई है, मुश्किलों में जी रही है, लेकिन बहुत मेहनती और महत्वाकांक्षी है। यहां तक कि मैंने ही उसकी उत्कृष्ट प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर उसे साल के अंत में बोनस दिया था। पेट में दर्द हो रहा है और डर लग रहा है। एक इंटर्न आधी रात को अपने बॉस को ऐसा अजीब मैसेज क्यों भेजेगी? तभी रोहन कमरे में आया। जब उसने देखा कि मैं उसके फोन को घूर रही हूं, तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत एक माहिर मुस्कान से उसे छिपा लिया। वह तेजी से मेरे पास आया और फोन उठा लिया। अरे, फिर से स्पैम मैसेज, आजकल बहुत आने लगे हैं। उसने यह कहते हुए तेजी से अपनी उंगलियां चलाईं और मैसेज डिलीट कर दिया। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि मैं ठीक से देख भी नहीं पाई। अच्छा, मैंने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठ चुका था। मैं अब सोने जा रही हूं, तुम भी जल्दी सो जाना। मैं बिस्तर पर लेट गई और उसकी तरफ पीठ करके आंखें बंद करने का नाटक किया। मैंने रोहन की राहत की सांस सुनी और फिर उसने भी बत्ती बुझा दी और मेरे बगल में लेट गया। कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ था। वह स्पैम मैसेज नहीं था। उसके चेहरे पर घबराहट, मैसेज को जल्दबाजी में डिलीट करने की उसकी हरकत, सब उसे धोखा दे रही थी। मेरा पति, जिस पर मैंने पूरे दिल से भरोसा किया था, वह आदमी जिसके लिए मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, वह मुझसे क्या छिपा रहा था? उसके शरीर से आती परिचित खुशबू, उसकी बाहों की गर्माहट, लेकिन मुझे सिर्फ एक भयानक ठंडक महसूस हो रही थी। मुझे पता था कि मैं अभी उससे सवाल नहीं कर सकती। बिना सबूत के मेरी हर बात उसकी नजरों में सिर्फ बेबुनियाद शक होगी। वह अभिनय का उस्ताद था
और अगर मैंने जल्दबाजी की तो वह और भी सावधानी से सब कुछ छिपा लेगा। ठीक है रोहन, अगर तुम अभिनय करना चाहते हो तो मैं भी खुशी तुम्हारा साथ दूंगी। यह दुबई की यात्रा सिर्फ काम के लिए नहीं होगी। मैंने आंखें बंद की, लेकिन मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। एक खामोश जंग मेरे अपने बेडरूम से शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह मैं एक चमकदार मुस्कान के साथ उठी, जैसे कल रात कोई संदिग्ध मैसेज आया ही न हो। रोहन मुझे खुश देखकर निश्चिंत लग रहा था। उसकी देखभाल और प्यार और भी बढ़ गया था। उसने खुद नाश्ता बनाया, मेरी साड़ी ठीक की और मुझे विदा करते हुए उदासी का नाटक किया। प्रिया, अपना ध्यान रखना, पहुंचते ही फोन करना, ठीक है? मैंने पंजों के बल खड़े होकर उसके गाल पर हल्का सा चूमा, लेकिन मेरे दिल में एक अकथनीय घृणा थी। ऑफिस जाने से पहले मैंने अपनी योजना बनाई। मैं पास के एक कैफे में रुकी, अपना लैपटॉप खोला और काम शुरू किया। मैंने कल रात बहुत सोचा था, सच्चाई जानने के लिए सीधा रास्ता काम नहीं करेगा। ऑफिस पहुंचकर मैं सीधे रोहन के केबिन में गई। वह कुछ कागजात देख रहा था और मुझे देखकर चौंक गया। अरे प्रिया, तुम यहां? मुझे लगा तुम सीधे एयरपोर्ट चली गई होगी। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गई और बड़े प्यार से मजाक के अंदाज में कहा, मैं कुछ भूल गई थी। मेरे मेन क्रेडिट कार्ड की लिमिट में कुछ दिक्कत आ रही है। दुबई में पार्टनर्स के मनोरंजन पर काफी खर्च होगा, तो क्या मैं तुम्हारा कार्ड ले जा सकती हूँ? बस सुरक्षा के लिए। यह एक पति पत्नी के बीच एक बहुत ही सामान्य अनुरोध था, खासकर ऐसी स्थिति में जहां बड़े खर्च की उम्मीद हो। रोहन एक पल के लिए झिझका, लेकिन मेरे भरोसेमंद चेहरे को देखकर मना नहीं कर सका। यहां मना करना और भी ज्यादा संदिग्ध लगता। बिल्कुल जान, जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। उसने खुशी खुशी अपना बटुआ निकाला और अपना प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया। उस कार्ड को हाथ में लेते ही मुझे लगा जैसे मुझे एक भयानक रहस्य को खोलने की चाबी मिल गई है। मैंने उसे धन्यवाद कहा और बताया कि मुझे अब बीक्लैक्टिस्टिक्टिए एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा, लेकिन मैं कहीं नहीं गई। मैं अपने ऑफिस में वापस आई और दरवाजा बंद कर लिया। मेरा पहला काम बैंक के वीआईपी कस्टमर केयर को फोन करना था और कार्ड की जानकारी का उपयोग करके ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस को रीसेट करने का अनुरोध करना था। एक लंबे समय की वीआईपी ग्राहक होने के नाते मेरा अनुरोध तुरंत पूरा हो गया। 5 मिनट बाद मैंने सफलतापूर्वक लॉगिन कर लिया। मैंने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक लंबी सूची दिखाई दी। मैंने धैर्यपूर्वक एक एक करके सब कुछ देखा। खाने पीने, शॉपिंग, पेट्रोल जैसे सामान्य खर्चों में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन मेरी नजर पिछले 3 महीनों के लेन देन पर जाकर रुक गई। मुंबई के सबसे महंगे बेबी केयर स्टोर टाइनी ट्रेजर्स से की गई अनगिनत खरीदारी, नवजात शिशु के कपड़े, इंपोर्टेड बेबी मिल्क, घुमक्कड़ गाड़ी, बच्चे का पालना, कुल खर्च लाखों में था। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो ऐसा लगा, लेकिन यह सब नहीं था। इसके बाद साउथ मुंबई के एक प्रीमियम मैटरनिटी क्लिनिक में हर महीने नियमित रूप से किए गए भुगतान थे। और फिर आखिरी और सबसे बड़ा झटका, पिछले हफ्ते किया गया एक बड़ा भुगतान। मेमो में साफ साफ लिखा था, वीआईपी डिलीवरी पैकेज मीरा जोशी। मीरा जोशी, वह नाम एक खंजर की तरह मेरे दिल में चुभ गया। तो कल रात पेट दर्द का वो मैसेज झूठ नहीं था, वह प्रसव पीड़ा थी। मेरा प्यारा पति रोहन हमारे ही पैसों से अपनी प्रेमिका की गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक का सारा खर्च उठा रहा था। उसकी बेशर्मी और नीचता मेरी कल्पना से परे थी। गुस्सा और दर्द इतना बढ़ा कि मैं लगभग कंप्यूटर तोड़ने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोका। अभी रोने या चीजें तोड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे पहले से कहीं ज्यादा शांत रहने की जरूरत थी। मैंने तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त और वकील नेहा कपूर को फोन किया। नेहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी आवाज कांप रही थी। फोन के दूसरी तरफ नेहा ने मेरी हालत को भांप लिया। प्रिया, क्या हुआ? तुम कहां हो? मैं ऑफिस में हूं। रोहन, उसका अफेयर चल रहा है। उसकी प्रेमिका ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। मैंने वह सब कुछ बता दिया जो मैंने अभी खोजा था। नेहा ने बिना टोके चुपचाप मेरी बात सुनी। जब मैंने बात खत्म की तो उसने एक दृढ़ और तार्किक आवाज में कहा, प्रिया, मेरी बात सुनो। पहली बात, उस आदमी को बिल्कुल पता नहीं चलने देना कि तुम सब कुछ जान गई हो। अभी तुम्हारे पास बढ़त है, इसे खराब मत करो। दूसरी बात, उस फ्लैट का पता मुझे भेजो जिसके बारे में उसने कहा था कि उसने किसी को सस्ते में किराए पर दिया है। मैं तुरंत किसी को भेजकर पता लगाती हूं।
ठीक है, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज अब तक शांत हो चुकी थी। नेहा से बात करना एक एंकर की तरह था जिसने मुझे भावनाओं के दलदल से बाहर निकाल लिया। अच्छा, तो अब दुबई ट्रिप का क्या करोगी? मैंने खिड़की से बाहर मुंबई की आसमान छूती इमारतों को देखा। एक ठंडी मुस्कान मेरे होठों पर फैल गई। बिल्कुल जाऊंगी। यह नाटक तो अंत तक ठीक से खेलना ही होगा। प्यार मर चुका था। अब जो बचा था वह था हिसाब और बदला। मैं रोहन को दिखा दूंगी कि जिस औरत को उसने धोखा देने और नजरअंदाज करने की हिम्मत की, वह अपनी दी हुई हर चीज को कितनी बेरहमी से वापस ले सकती है। अपने ऑफिस में बैठी मैं कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी। नेहा कपूर का एक ईमेल अभी आया था। संदेश बहुत छोटा था, लेकिन उसका हर शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। प्रिया, मैंने आदमी भेजकर पता करवाया। साउथ मुंबई के उस फ्लैट का कोई रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट नहीं है। पड़ोसियों का कहना है कि कुछ महीने पहले एक युवा गर्भवती महिला वहां रहने आई है। रोहन अक्सर वहां आता जाता था, खासकर रात में। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। गरीब छात्रा को सस्ते में कमरा देने की उसकी कहानी सिर्फ एक भद्दा नाटक था। मेरी आंखों में धूल झोंकने और मेरे घर को अपनी प्रेमिका के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाने के लिए उसने मुझे कितना मूर्ख समझा होगा। मैंने एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा मेरे फेफड़ों में भर गई और मुझे शांत किया। आंसू नहीं आए। दर्द जल्दी ही गुस्से और दृढ़ संकल्प में बदल गया। अब मेरे कदम उठाने का समय था। मैं उन बेशर्म लोगों को मेरी मेहनत और त्याग पर आराम से जीने नहीं दे सकती थी। मैंने फिर से नेहा को फोन किया। नेहा, धन्यवाद। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। अगला प्लान क्या है? नेहा की आवाज में चिंता थी। प्रिया, कोई बेवकूफी मत करना। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, समझी? मैं समझती हूं, मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में जवाब दिया। मैं न तो कोई तमाशा करूंगी और न ही उसके बाल नोचने जाऊंगी। मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि उसके पास कोई बहाना बनाने का मौका ही न बचे। मैंने नेहा को अपनी योजना बताई। वह कुछ देर चुप रही, फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक आदमी का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन वादा करो, चाहे तुम कुछ भी देखो, तुम्हें शांत रहना होगा। हमारा लक्ष्य सबूत इकट्ठा करना है ताकि उसे कानून के अनुसार सजा मिल सके। समझी? समझ गई। मेरा दिमाग इतना साफ पहले कभी नहीं था। फोन रखकर मैंने सब कुछ फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया। यह बिजनेस ट्रिप का नाटक, मुझे इसे पूरी तरह से निभाना था। दोपहर के भोजन के समय रोहन का फोन आया। उसकी आवाज अभी भी शहद की तरह मीठी थी। जान, लंच किया? छोड़ना मत, जरूर खा लेना। मैं एक पार्टनर के साथ खा रही हूं। मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। ओ रोहन, मेरी फ्लाइट शाम तक के लिए टल गई है। शायद 4 बजे के आसपास उड़ान भरेगी। लंच के लिए घर आना मुश्किल होगा। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि उसे हरकत करने का पूरा समय मिल सके। अगर मैं जल्दी चली जाती तो वह शायद सतर्क रहता, लेकिन अगर मैं देर से जाती तो वह सोचेगा कि उसके पास दोपहर भर अपने महत्वपूर्ण काम करने का समय है। ओह, यह तो बुरा हुआ। मैं तुम्हें लेने और साथ में लंच करने की सोच रहा था। उसकी आवाज में झूठी निराशा थी। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाऊंगा, ठीक है? जान। मैंने फोन काट दिया और हंसी। उसका अभिनय दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। नाटक जितना पेंची जज़ाते होगा, पर्दा गिरने पर गिरावट उतनी ही दर्दनाक होगी। उस दोपहर मैंने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप अपने ऑफिस में बैठकर अगले कदमों की योजना बनाती रही। मैंने हमारी सभी संयुक्त संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, बीमा अनुबंध और निवेशों की फिर से समीक्षा की। मुझे यह सुनिश्चित करना था कि जब यह युद्ध खत्म हो तो रोहन मुझसे 1 रुपया भी न ले जा सके। जब वह गंदा खेलना चाहता था तो मुझे नीच कहने का उसे कोई हक नहीं था। दोपहर के लगभग 3 बजे मैंने अपना पहले से तैयार सूटकेस उठाया और ऑफिस से निकल गई। मैं घर नहीं गई, बल्कि सीधे एयरपोर्ट के पास एक कैफे में गई। एक कोने की सीट पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। उस निर्णायक क्षण का इंतजार, इस झूठे नाटक के पर्दा उठने का। ठीक 3:30 बजे रोहन की जानी पहचानी ऑडी कैफे के सामने रुकी। वह अभी भी एक शानदार सूट में था। उसके चेहरे पर एक प्यार करने वाले और चौकस पति का भाव था। उसने मेरे लिए कार का दरवाजा खोला और मेरे हाथ से सूटकेस ले लिया। हर हरकत एक चार सज्जन की तरह थी। बहुत इंतजार किया? नहीं, मैं भी अभी आई हूं। मैंने वह मुस्कान दी जिसका मैंने दोपहर भर शीशे के सामने अभ्यास किया था।
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाते समय वह लगातार मुझे हिदायतें देता रहा। वहां जाकर अपनी सेहत का ध्यान रखना, ज्यादा मेहनत मत करना, कुछ भी हो तो तुरंत फोन करना, अकेले सब कुछ मत सहना। मैंने उसका सिर अपने कंधे पर टिकाया और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ठीक है। मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा था। क्या उसने यही प्यार भरी बातें मीरा जोशी से भी कही होंगी? जब वह उसके बच्चे को अपनी कोख में पा रही थी, क्या उसने भी यही मीठे शब्द फुसफुसाए होंगे? जितना सोचती उतनी ही घिन आती। उससे घिन आती थी और खुद से भी, जो सालों तक इस धोखे में जीती रही। कार डिपार्चर हॉल पर रुकी और रोहन ने ट्रंक से सूटकेस निकालकर मेरे साथ अंदर आया। वह मुझे प्रस्थान गेट तक छोड़ने आया, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि मैं सच में जा रही हूं। सिक्योरिटी चेक इन एरिया के सामने उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। यह एक बहुत लंबा और कसकर लगाया गया गला था। तुम्हारी बहुत याद आएगी, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सीने में उबल रही नफरत को दबाया। मैंने भी उसे गले लगाया और जानबूझकर रुंधी हुई आवाज में कहा, मुझे भी, तुम भी घर पर अकेले अपना ध्यान रखना, ठीक है? मेरी पागल लड़की। वह हल्का सा मुस्कुराया, मुझे छोड़ा और धीरे से आगे धकेला। जल्दी जाओ, समय हो गया है। मैंने अपना सूटकेस खींचा और मुड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। अगर मैं एक सेकंड और उसकी आंखों में देखती तो शायद मैं यहीं सब कुछ उगल देती। मैं सीधे चेक इन एरिया की ओर चली गई और भीड़ में घुल मिल गई। मैं महसूस कर सकती थी कि रोहन की नजरें अभी भी मेरी पीठ पर थीं। मैंने चेक इन काउंटर का एक चक्कर लगाया और फिर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। शीशे के सामने खड़ी होकर मैंने अपना चेहरा देखा। मेरी आंखें लाल थीं, लेकिन दुख से नहीं, गुस्से से। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। 5 मिनट बाद मैं बाहर आई, लेकिन सुरक्षा जांच की ओर नहीं गई। मैं एक दूसरे रास्ते से नीचे आगमन हॉल की ओर निकल गई। सब कुछ योजना के अनुसार था। मैंने अपना फोन निकाला और नेहा को फोन किया। मैं रास्ते में हूं, क्या तुमने उसकी कार को ट्रैक करना शुरू कर दिया? हाँ। नेहा की आवाज दृढ़ और भरोसेमंद थी। वह अभी अभी एयरपोर्ट से निकला है और साउथ मुंबई की ओर जा रहा है। ठीक है, उस पर नजर रखो, मैं भी सीधे वहीं आ रही हूं। मैंने फोन काट दिया और बाहर निकलकर एक टैक्सी ली। जब टैक्सी हाईवे पर दौड़ रही थी, मैंने पीछे मुड़कर दूर होते मुंबई एयरपोर्ट को देखा। अलविदा रोहन, तुम्हारा नाटक यहीं खत्म होता है। अब अगला पर्दा मैं उठाऊंगी, वह पर्दा जिसमें तुम सबसे दयनीय हारे हुए इंसान होगे। टैक्सी मुंबई के व्यस्त ट्रैफिक से गुजर रही थी। मैं पिछली सीट पर बैठी थी, फोन को कसकर पकड़े हुए, और नेहा के आदमी द्वारा साझा किए गए लोकेशन ट्रैकिंग ऐप से अपनी नजरें नहीं हटा रही थी। रोहन की कार को दर्शाने वाला लाल बिंदु दृढ़ता से आगे बढ़ रहा था। वह हमारे घर लौटने का कोई इरादा नहीं रखता था। वह सीधे साउथ मुंबई के एक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहा था, जैसा मैंने सोचा था। ड्राइवर साहब, कृपया थोड़ा और तेज चलाइए, मैंने अधीरता से कहा। मैं एक भी विवरण चूकना नहीं चाहती थी। जब मेरी टैक्सी अपनी मंजिल पर पहुंची तो मैंने ड्राइवर से अपार्टमेंट के मुख्य द्वार के सामने एक अगोचर जगह पर गाड़ी रोकने के लिए कहा। यहां से मैं हर हरकत को साफ साफ देख सकती थी। मैंने देखा कि नेहा द्वारा किराए पर लिया गया आदमी पहले से ही पास में एक छिपी हुई जगह पर अपनी कार पार्क कर चुका था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। मैंने इंतजार किया। हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं किसका इंतजार कर रही हूं या किस चीज का सामना करने से डर रही हूं। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद जब सच्चाई मेरी आंखों के सामने आने वाली थी, मेरा दिल अभी भी बेतहाशा धड़क रहा था। यह धोखे का दर्द था, एक छिपा हुआ और लगातार दर्द। लगभग 15 मिनट बाद मैंने रोहन को इमारत की लॉबी से हड़बड़ी में बाहर निकलते देखा। उसके चेहरे पर अब वह सामान्य शांत और परिष्कृत रूप नहीं था। इसके बजाय अत्यधिक घबराहट और चिंता थी। वह अपनी कार की ओर भागा और आगे और पीछे के दोनों दरवाजे खोल दिए। और फिर वह दृश्य सामने आया जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। रोहन वापस लॉबी में भागा और कुछ ही पलों में एक महिला को सहारा देते हुए बाहर निकला। वह मीरा जोशी थी। उसने एक ढीला ढाला मातृत्व गाउन पहना हुआ था, एक हाथ से अपने बड़े पेट को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से रोहन पर मजबूती से टिकी हुई। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था। वह प्रसव पीड़ा में थी। रोहन ने सावधानी से उसे पिछली सीट पर बिठाया
ध्यान से सीट बेल्ट बांधी और फिर झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाया, वह प्यार भरा और चिंतित रूप। मैंने सोचा था कि वह सिर्फ मेरे लिए है, मैं गलत थी। वह यह प्यार किसी भी महिला को दे सकता था जो उसके बच्चे को जन्म दे रही हो। इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के बाद मेरी दुनिया पूरी तरह से ढह गई। कोई और भ्रम नहीं, कोई उम्मीद की किरण नहीं बची थी। प्यार, शादी, परिवार, मैंने सालों से जो कुछ भी बनाया था वह अब एक हास्यास्पद नाटक मात्र था। रोहन जल्दी से ड्राइवर की सीट पर बैठा और ऑडी तेजी से गायब हो गई। मैंने तुरंत नेहा के आदमी को फोन किया और उन्हें पीछा करने के लिए कहा। जी मैडम, वे अब साउथ मुंबई प्रीमियम मैटरनिटी क्लिनिक की ओर जा रहे हैं। साउथ मुंबई प्रीमियम मैटरनिटी क्लिनिक, वही नाम जो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर था। उसने मेरी पीठ पीछे अपनी नाजायज संतान का स्वागत करने के लिए सब कुछ पूरी तरह से तैयार कर रखा था। ड्राइवर साहब, साउथ मुंबई प्रीमियम मैटरनिटी क्लिनिक चलिए, मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा। मेरी आवाज रुंधी हुई थी। रास्ते में मैं रोई नहीं, आंसू शायद सूख चुके थे, बस हड्डियों तक ठंडक और नफरत बची थी। मैंने उसे एक मौका दिया था। मैंने खुद को यह कहकर बहलाया था कि शायद यह एक गलतफहमी हो, लेकिन नहीं, सब कुछ सच था, नग्न और क्रूर सच। मेरा पति, जिस आदमी से मैंने पूरे दिल से प्यार किया था, मुझे बिजनेस ट्रिप पर भेजने के तुरंत बाद अपनी प्रेमिका को बच्चा पैदा करवाने ले गया था। रोहन, तुम सच में महान हो। तुमने मुझे इस दुनिया की सबसे दयनीय मूर्ख बनाने में सफलता हासिल की, लेकिन तुम एक बात भूल गए। यह मूर्ख एक बार जब अपने सपने से जाग जाती है तो वह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा भयानक हो जाती है। साउथ मुंबई प्रीमियम मैटरनिटी क्लिनिक मुंबई के सबसे महंगे निजी अस्पतालों में से एक था। यह सरकारी अस्पतालों की तरह शोरगुल और भीड़भाड़ वाला नहीं था, बल्कि एक 5 स्टार होटल की तरह शांत और शानदार था। रोहन ने इस जगह को इसलिए चुना होगा ताकि वह मीरा जोशी और उसके बच्चे को बेहतरीन देखभाल दे सके और दुनिया की नजरों से बच सके। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति से वह बच्चे सबसे ज्यादा बचना चाहता था वह यहीं मौजूद होगा। मैंने टैक्सी का किराया दिया और कार से उतर गई। मैं जल्दबाजी में अंदर नहीं गई, बल्कि बाहर एक शांत कोने में खड़ी होकर रोहन को मीरा के भर्ती प्रक्रिया में व्यस्त होते हुए देखती रही। वह रिसेप्शन और वेटिंग एरिया के बीच दौड़ रहा था। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद और खुशी भरी हुई थी। एक ऐसी खुशी जो मैंने उसके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद एक नर्स व्हील चेयर लेकर आई और मीरा को लेबर रूम की ओर ले गई। रोहन तुरंत उसके पास दौड़ा, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और लगातार झुककर उसे दिलासा देता रहा। मीरा, डरो मत, मैं यहां हूं, यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हम जल्द ही अपने बच्चे से मिलेंगे। रोहन, बहुत दर्द हो रहा है। मीरा सिसकी। उसकी आवाज कमजोर और दयनीय थी। मैं जानता हूं, बस थोड़ी और हिम्मत रखो, तुम यह कर सकती हो। उसने धीरे से उसके माथे पर आए पसीने को पोंछा। उसकी आंखों में प्यार और दया भरी थी। मैं उनसे बस कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ी थी, एक अदृश्य भूत की तरह। मैंने उस भावुक मेलोड्रामा का हर दृश्य देखा। मेरा दिल अब नहीं दुख रहा था, वह पहले ही ठंडा पड़ चुका था। यह था रोहन का असली रूप जब वह किसी से प्यार करता था। मेरे लिए शायद शुरू से अंत तक सिर्फ इस्तेमाल और हिसाब किताब था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने कपड़े ठीक किए और धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बाहें मोड़कर उन दोनों को एक ठंडी नजर से देखा। मुझे सबसे पहले रोहन ने देखा। जब उसने सिर उठाया और मेरी नजरों से उसकी नजरें मिलीं, तो उसके होठों पर टिकी मुस्कान तुरंत जम गई। उसकी आंखों से प्यार और कोमलता गायब हो गई और उसकी जगह पर केवल घोर आश्चर्य, भय और अविश्वास का भाव था। प्रिया, प्रिया, वह हकलाया, जैसे आवाज बमुश्किल उसके गले से निकल रही हो। तुम यहां कैसे? तुम्हें तो फ्लाइट में होना चाहिए था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था और उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मीरा जोशी ने भी रोहन की प्रतिक्रिया देखकर अपना सिर घुमाया। मुझे देखते ही वह भी सुन्न पड़ गई, जैसे वह एक पल के लिए अपना दर्द भी भूल गई हो। उसके चेहरे पर छाया हुआ दयनीय और कमजोर भाव डर और अपराध बोध में बदल गया। मैंने अपने होठों को थोड़ा सा ऊपर उठाया और एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान किसी चाकू की धार की तरह तेज थी। क्यों रोहन जी, बहुत हैरान हो गए? मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज
आश्चर्यजनक रूप से साफ और शांत थी, जो उस शांत गलियारे में गूंज रही थी। लगता है मेरे यहां होने से आपके शुभ काम में बाधा पड़ गई। रोहन जैसे किसी बुरे सपने से जागा हो। वह हड़बड़ी में मीरा का हाथ छोड़कर मेरी ओर बढ़ा। उसका चेहरा बेहद परेशान लग रहा था। प्रिया, मेरी बात सुनो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये वह कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी तेज नजरों के सामने उसके सारे शब्द बेकार लग रहे थे। नाटक का पर्दा गिर चुका था और मुख्य अभिनेता रंगे हाथों पकड़ा गया था। मैं बस वहीं खड़ी इंतजार करती रही कि वह अब कौन सी हास्यास्पद कहानी गढ़ेगा। रोहन वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। उसका चेहरा इतना सफेद था कि नीला पड़ने लगा था और वह बेहद दयनीय लग रहा था। उसने एक बार मुझे देखा, फिर व्हील चेयर पर सिकुड़ी हुई मीरा को। उसकी हर हरकत में घबराहट झलक रही थी। प्रिया, मेरी बात तो सुनो, वह हकलाया, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए। यह है मीरा, यह मेरी दूर की रिश्तेदार है। मुंबई में अकेली है, कोई सहारा नहीं है और बच्चा होने वाला है, तो मैं बस उसकी मदद कर रहा था। दूर की रिश्तेदार। मैं लगभग जोर से हंस पड़ी। इस हालत में भी वह इतना भद्दा और हास्यास्पद झूठ बोल सकता था। क्या वह सोचता था कि मैं 3 साल की बच्ची हूं जिसे आसानी से बहलाया जा सकता है? मदद कर रहे हो? मैंने उन 2 शब्दों को दोहराया। मेरी आवाज में व्यंग्य भरा था। मदद करने का मतलब वीआईपी डिलीवरी पैकेज का भुगतान करना होता है? मदद करने का मतलब डायपर से लेकर बेबी मिल्क तक सब कुछ खरीदना होता है? रोहन जी, अब यह नाटक बहुत हो गया। तुम थकते नहीं हो? मैं तो देख देख कर ऊब गई हूं। मेरे एक एक शब्द उस झूठ के गुब्बारे को फोड़ने वाली सुई की तरह थे, जिसे वह डेज़ेस्पेरेमेंट फुलाने की कोशिश कर रहा था। रोहन का चेहरा बदल गया। वह समझ गया था कि अब वह कुछ नहीं छिपा सकता। उसके चेहरे से घबराहट धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह पर चिड़चिड़ाहट और नाराजगी आ गई। तुमने मेरा पीछा किया? वह गुर्राया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आरोप था। हाँ, किया। मैंने बिना झिझके सीधे तौर पर स्वीकार किया। अगर मैंने पीछा नहीं किया होता तो जब तुम उस औरत और उसके बच्चे को लेकर घर आते, तब भी मैं मूर्खों की तरह यही मानती रहती कि वह तुम्हारी दूर की रिश्तेदार है। वह चुप हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। तभी पीछे से मीरा फिर से कराहने लगी। उसकी आवाज दयनीय थी। रोहन, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। उसका अभिनय सच में लाजवाब था। वह बच्चे का इस्तेमाल करके रोहन का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी। उसे याद दिलाना चाहती थी कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोहन ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में दया का भाव आया। उसी एक नजर ने मेरे अंदर बची खुची आखिरी भावना को भी खत्म कर दिया। अपनी पत्नी के सामने वह अपनी प्रेमिका के प्रति अपनी चिंता को छिपा नहीं रहा था। जब वह फिर से मेरी ओर मुड़ा तो उसके गुस्से ने उसकी समझ को पूरी तरह से ढक लिया। शायद इसलिए कि उसकी साज आर्ट योजना बर्बाद हो गई थी, या शायद इसलिए कि उसका नकाब उतर गया था। वह अब अपना सामान्य शांत स्वभाव बनाए नहीं रख सका। प्रिया शर्मा, तुम कुछ नहीं समझती, वह चिल्लाया। उसकी आवाज गलियारे में गूंज गई। तुम क्या जानती हो? तुम हमेशा सिर्फ अपने काम में डूबी रहती हो। क्या तुमने कभी सच में मेरी परवाह की है? तुम जानती हो मैंने क्या क्या सहा है? मैंने उसे देखा। मेरी नजरें बर्फ की तरह ठंडी थीं। सहा है? तुम्हें यह शब्द कहने का क्या हक है? सहा तो मैंने है। मैंने तुम्हारे धोखे को सहा है। मैंने तुम्हारे मेरे ही पैसों से अपनी प्रेमिका को पालने को सहा है। मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की। मैं कड़वाहट से हंसी। अगर मैंने परवाह नहीं की होती तो जिस हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स की कुर्सी पर तुम बैठे हो, क्या वह आसमान से टपकी थी? जो कार तुम चलाते हो, जिस घर में तुम रहते हो, कौन सी चीज है जो मेरी नहीं है? रोहन, तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। मेरे शब्दों ने उसके पहले से ही कमजोर आत्मसम्मान के बारूद में आग लगा दी। उसे आदत हो गई थी कि मैं उसे सिर पर बिठाकर रखूं और वह बिना मेहनत के ऐशो आराम की जिंदगी जिए। अब जब मैंने उसकी सच्चाई को बेरहमी से उजागर कर दिया तो उसने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। चुप हो जाओ, वह चिल्लाया, और उस पागलपन के एक पल में उसने अपना हाथ उठाया। एक सूखी तेज आवाज गूंजी और गलियारा एक पल के लिए जैसे थम गया। मेरा बायां गाल जल रहा था, दर्द से तमतमा रहा था। मेरे मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ। रोहन ने मुझे मारा था, जिस पति से मैंने कभी पूरे दिल से प्यार किया था, जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने सार्वजनिक स्थान पर
अपनी प्रेमिका के सामने मुझ पर हाथ उठाया था। मैं न तो रोई न ही चिल्लाई। मैंने बस धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ गुस्सा और एक कमजोर इंसान की वह खुशी थी जो अभी अभी प्रतिरोध करने में सफल हुआ हो। उस थप्पड़ ने सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं दिया था, उसने सब कुछ तोड़ दिया था। प्यार, सम्मान, यादें, उम्मीदें, सब कुछ राख हो गया था। इस पल से मेरे और रोहन के बीच सिर्फ नफरत बची थी। रोहन के थप्पड़ के बाद आसपास का माहौल जैसे जम गया था। यहां तक कि मीरा जोशी ने भी कराहना बंद कर दिया था और अपनी गोल आंखों से सामने के दृश्य को देख रही थी। शायद उसने भी नहीं सोचा था कि रोहन मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। मेरा गाल जल रहा था, लेकिन शारीरिक दर्द मेरे दिल की ठंडक के आगे कुछ भी नहीं था। मैं शांत रही और गुस्से से लाल रोहन के चेहरे को चुपचाप देखती रही। मेरी प्रतिक्रिया शायद उसकी उम्मीद से परे थी। उसने सोचा होगा कि मैं दूसरी औरतों की तरह रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, तमाशा करूंगी, लेकिन मैं वैसी नहीं थी। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, सूजे हुए गाल को सहलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बैग से अपना फोन निकालने के लिए। मैंने फ्रंट कैमरा चालू किया और शांति से फोन ऊपर उठाया। क्लिक। तस्वीर खींचने की आवाज साफ साफ गूंजी। मैंने अपने चेहरे की तस्वीर ली, जिस पर मेरी सफेद त्वचा पर लाल रंग की 5 उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। फिर मैंने कैमरा घुमाकर पूरे दृश्य को कैद किया। रोहन, जो अभी भी हैरान खड़ा था, और व्हील चेयर पर बैठी मीरा, जो अपने पेट को पकड़े हुए थी। यह धोखे और हिंसा का एक सामंतित सबूत था। रोहन मेरी हरकत देखकर भौचक्का रह गया। तुम ये क्या कर रही हो? मैंने फोन नीचे किया, उसे वापस बैग में रखा और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और दूर थी। क्या कर रही हूं? मैंने साफ साफ कहा, हर शब्द हवा में जैसे उकेरा जा रहा हो। तलाक के मुकदमे की तैयारी कर रही हूं, सबूत इकट्ठा कर रही हूं। तुम्हारा खेल खत्म, रोहन। यह कहने के बाद मैंने न तो उसे और न ही उसकी प्रेमिका को एक सेकंड और देखा। मैं मुड़ी और दृढ़ कदमों से वहां से चली गई। मेरे ऊंची एड्डी के सैंडल संगमरमर के फर्श पर टकरा रहे थे, एक ठंडी और दृढ़ ध्वनि पैदा कर रहे थे, जैसे युद्ध की शुरुआत का बिगुल बज रहा हो। पीछे से मुझे रोहन की आवाज सुनाई दी। वह मुझे बुला रहा था, एक भ्रमित आवाज जिसमें गुस्सा और डर मिला हुआ था। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पीछे का रास्ता पूरी तरह से ढह चुका था। अब मैं सिर्फ आगे बढ़ सकती थी। अस्पताल से बाहर निकलकर मैंने मुंबई की उमस भरी गर्मी में एक गहरी सांस ली। मैं न तो घर गई और न ही ऑफिस। मैंने एक टैक्सी ली और नेहा कपूर के लॉ फर्म का पता बताया। कार में बैठकर ही मैंने खुद को कांपने की इजाजत दी। लेकिन यह डर नहीं था, बल्कि वह गुस्सा था जिसे मैंने अपनी हद तक दबा रखा था। मैं गलत थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती रोहन पर भरोसा करना था। यह सोचना कि प्यार पारिवारिक पृष्ठभूमि और मूल्यों के अंतर को पाट सकता है। नतीजा, मुझे सचमुच और लाक्षणिक रूप से एक जोरदार थप्पड़ मिला। जब मैं नेहा के ऑफिस पहुंची तो वह मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे गाल पर लाल निशान देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे अंदर ले गई और एक गिलास गर्म पानी दिया। उसने तुम्हें मारा? नेहा ने दृढ़ता से पूछा। मैंने सिर हिलाया और उसे अभी खींची हुई तस्वीरें दिखाईं। मैंने उन दोनों को अस्पताल में पकड़ लिया। वह औरत लेबर में थी। नेहा ने तस्वीरें देखीं और अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ लीं। बहुत अच्छा किया प्रिया, बहुत अच्छा। यह सबूत काफी है। अब मेरी बात सुनो, हम तुरंत कार्रवाई शुरू करेंगे। उसने कुछ कागजात निकाले और अगली कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बताना शुरू किया। पहला, हम उसकी सारी संपत्ति फ्रीज कर देंगे। दूसरा, हम घर के ताले बदल देंगे। तीसरा, हम तलाक के कागजात के साथ एक पहुंच निषेधादेश रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भेजेंगे। उसने हिंसा की है। हम यह मांग कर सकते हैं कि वह तुम्हारे 100 मीटर के दायरे में भी ना आए। मैं सुनती रही और दृढ़ता से सिर हिलाया। यही करो, कोई नरमी नहीं। मैं चाहती हूं कि वह अपनी हर हरकत की कीमत चुकाए। चिंता मत करो। नेहा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। यह जंग हम जरूर जीतेंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह एक पैसा लिए बिना सड़क पर आ जाए। अपनी दोस्त को देखकर मुझे अजीब सी शांति मिली। दर्द अभी भी था, लेकिन अब वह मुझे तोड़ नहीं सकता था। इस पल से मैं अब प्यार के लिए कमजोर होने वाली प्रिया शर्मा नहीं थी। मैं अपनी इज्जत और अपने भविष्य के लिए लड़ने वाली एक योद्धा प्रिया शर्मा थी। नेहा कपूर के ऑफिस से निकलने के बाद
मुझे लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। कमजोरी और दर्द पीछे छूट गए थे। अब मेरे अंदर सिर्फ दृढ़ संकल्प और ठंडक थी। जब रोहन ने हद पार कर दी थी तो मैं उसे दिखा दूंगी कि नरक क्या होता है। कार में बैठते ही मेरा पहला काम अपनी सेक्रेटरी, एक होशियार और पूरी तरह से वफादार लड़की ऋतु सक्सेना को फोन करना था। ऋतु, मेरे निर्देश सुनो, मैंने भावनाहीन आवाज में कहा। तुरंत फाइनेंस टीम और बैंक से संपर्क करो और मेरे और रोहन के नाम पर सभी संयुक्त खातों और सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड्स को फ्रीज कर दो। कंपनी के सभी फंड्स तक उसकी पहुंच भी रद्द कर दो। अब से कोई भी लेन देन सिर्फ मेरे सीधे हस्ताक्षर के बाद ही स्वीकृत होगा। इसे तुरंत करो। जी मैडम। फोन के दूसरी तरफ से ऋतु ने बिना कोई सवाल किए आदेश का पालन किया। वह जानती थी कि जब मैं कोई फैसला कर लेती हूं तो उसे कोई नहीं बदल सकता। फोन काटकर मैंने अगला नंबर डायल किया। इस बार यह हमारे लग्जरी विला कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा और प्रबंधन कंपनी का था। नमस्ते, मैं 18 नंबर विला की मालिक प्रिया शर्मा बोल रही हूं। आज दोपहर तक कृपया किसी को भेजकर सभी दरवाजों के लॉक सिस्टम को बदल दें और सुरक्षा प्रणाली को अपडेट कर दें। अब से केवल मुझे ही प्रवेश का अधिकार होगा। कृपया रोहन वर्मा का नाम निवासियों की सूची से हटा दें। जी प्रिया मैडम, आपका अनुरोध दर्ज कर लिया गया है। आखिरी फोन एक प्रोफेशनल मूवर्स और पैकर्स कंपनी को था। मुझे पैकिंग और शिफ्टिंग सेवा चाहिए। कृपया साउथ मुंबई के रॉयल पैलेस विला नंबर 18 पर जाएं और रोहन नाम के एक व्यक्ति का सारा निजी सामान पैक करें। कपड़े, जूते, किताबें, व्यक्तिगत सामान, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सब कुछ सावधानी से बक्सों में पैक करके दक्षिणी मुंबई के एक पब्लिक स्टोरेज वेयरहाउस में पहुंचा दें। मैं आपको बाद में पूरा पता भेज दूंगी। सारा खर्च मैं दूंगी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद ही मैंने अपनी कार रॉयल पैलेस की ओर चलाई। मैं उनसे भिड़ना नहीं चाहती थी। मैं बस दूर से यह देखना चाहती थी कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है या नहीं। जब मैं पहुंची तो सुरक्षा कंपनी की टीम पहले से ही पेशेवर तरीके से काम कर रही थी। उन्होंने नए ताले लगाए और पासवर्ड रीसेट किए। 1 घंटे से भी कम समय में वह शानदार विला पूरी तरह से मेरे अकेले के नियंत्रण में आ गया। इसके बाद मूवर्स की टीम पहुंची। उन्होंने तेजी और कुशलता से काम किया। वे ब्रांडेड शर्ट्स जो मैंने उसे खरीद कर दी थीं, वे चमकदार चमड़े के जूते, वे किताबें जो उसे पसंद थीं, सब कुछ बेरहमी से बक्सों में भरा जा रहा था। मैं सामने वाली कार में बैठकर चुपचाप यह दृश्य देखती रही। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं थी। वे कभी मेरे प्यार के प्रतीक थे, अब वे सिर्फ निर्जीव वस्तुएं थीं जिन्हें मेरी जिंदगी से साफ करना था। मुझे रोहन की मां के कपड़े और सामान याद आए जो वह गांव से आने पर गेस्ट रूम में छोड़ जाती थी। मैंने एक पल सोचा और फिर मूवर्स के टीम लीडर को फोन किया। लीडर साहब, दूसरी मंजिल पर गेस्ट रूम में एक बुजुर्ग महिला का जो भी सामान है उसे भी पैक करके वेयर हाउस भेज दीजिए। अगर सफाई करनी थी तो पूरी तरह से करनी थी। मैं नहीं चाहती थी कि उस परिवार से जुड़ी कोई भी चीज मेरे घर में रहे। जब आखिरी बक्से ट्रक पर लादे गए और चले गए तो विला अजीब तरह से खाली लग रहा था, लेकिन मुझे एक जबरदस्त मुक्ति का एहसास हुआ, जैसे मैंने एक भारी बोझ उतार दिया हो जो सालों से मेरे कंधों पर था। रात गहरी हो रही थी। मुझे पता था कि इस समय रोहन शायद अस्पताल में पिता बनने की खुशी में डूबा होगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि असली तूफान तो अभी शुरू हुआ है। एक तूफान जो मैंने खुद बनाया था, जो उसके पास मौजूद हर चीज को बहा ले जाएगा। अस्पताल में रोहन अपने नवजात बेटे को देख रहा था जो अभी डिलीवरी रूम से बाहर आया था। प्रिया से हुई भिड़ंत का गुस्सा और झुंझलाहट जैसे गायब हो गई थी। उसे बस असीम खुशी और गर्व महसूस हो रहा था। उसका एक बेटा था, उसके वंश को आगे बढ़ाने वाला। मीरा जन्म देने के बाद थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसने रोहन को देखकर मीठे स्वर में कहा, रोहन बच्चा बिल्कुल तुम पर गया है, बिल्कुल। रोहन हौसा और उसके माथे पर चूमा। बड़ा होकर अपने पापा की तरह ही होशियार और हैंडसम बनेगा। जब वह पैसे और बेटे के साथ अपने भविष्य के खूबसूरत सपनों में खोया हुआ था, एक नर्स अस्पताल के बिल के साथ अंदर आई। रोहन जी, कृपया काउंटर पर जाकर बाकी का भुगतान कर दीजिए। हाँ, अभी करता हूं, रोहन ने खुशी खुशी जवाब दिया। उसने मन ही मन सोचा कि प्रिया ने पहले ही एक बड़ी रकम का भुगतान कर दिया था। यह कितना विचारशील था।
उसने वह प्लेटिनम कार्ड निकाला जो प्रिया हमेशा उसे देती थी और आत्मविश्वास के साथ काउंटर की ओर बढ़ा। सर, यह कार्ड काम नहीं कर रहा है। कर्मचारी ने कई बार कार्ड स्वाइप करने के बाद कहा। क्यों नहीं कर रहा? रोहन ने भौहें सिकोड़ी। फिर से कोशिश करो, इस कार्ड की लिमिट बहुत ज्यादा है। कई बार कोशिश की। सर, सिस्टम बता रहा है कि कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक? रोहन सन्न रह गया। उसने जल्दी से एक और कार्ड निकाला, वह भी प्रिया के खाते से जुड़ा एक सप्लीमेंट्री कार्ड। नतीजा वही था, यह कार्ड भी ब्लॉक है। एक अशुभ शंका रोहन के मन में उठी। उसने जल्दी से अपने फोन पर बैंक का ऐप खोला, लेकिन लॉग इन नहीं कर सका। सिस्टम ने बताया कि उसका खाता निष्क्रिय कर दिया गया है। तभी गांव से हड़बड़ी में आई उसकी मां पहुंची। अपने पोते को देखते ही वह खुशी से फूली नहीं समाई। हाय मेरा पोता, मेरे वंश का चिराग, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। लेकिन खुशी जल्द ही खत्म हो गई जब रोहन को उसे बताना पड़ा कि वह अब कंगाल हो चुका है। उसकी मां यह सुनकर लगभग बेहोश हो गई और प्रिया को कोसने लगी। वो डायन, खुद तो बांझ है और दूसरों की खुशी देखकर जलती है, कोई और चारा ना होने पर। रोहन ने अपनी मां के थोड़े से जमा पैसों से किसी तरह अस्पताल का बिल चुकाया। उसने फैसला किया कि वह मीरा और बेटे को लेकर सीधे साउथ मुंबई के अपने विला में जाएगा। उसने सोचा कि प्रिया चाहे कितनी भी नाराज हो, वह घर अभी भी उनका है और वह उसे बाहर नहीं निकाल सकती। इसके अलावा शायद इतने प्यारे बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल जाए। लेकिन जब तीनों को और उनके सामान को लेकर टैक्सी रॉयल पैलेस के गेट पर पहुंची तो रोहन को एक और झटका लगा। गार्ड ने कार रोक दी। माफ कीजिए रोहन साहब, अब आप इस अपार्टमेंट के निवासी नहीं हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या बकवास है? रोहन गुस्से से चिल्लाया। मैं 18 नंबर की मालिक प्रिया शर्मा का पति हूं। माफ कीजिए सर, प्रिया मैडम ने आपका नाम निवासियों की सूची से हटाने का अनुरोध किया है। हम बस नियमों का पालन कर रहे हैं। रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कार से उतरा और विला के मुख्य द्वार की ओर भागा, पागलों की तरह डोरबेल बजाते हुए और प्रिया का नाम चिल्लाते हुए। लेकिन उसे जवाब में सिर्फ एक भयानक खामोशी मिली। उसने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने एरर दिखाया। ताला बदल दिया गया था। उसकी मां टैक्सी में अपने पोते को गोद में लिए रो रही थी और गालियां दे रही थी। मीरा थकी हुई थी, उसके टांकों में दर्द हो रहा था और वह निराशा से भरी हुई चुपचाप बैठी थी। जब रोहन बेबसी और गुस्से की पराकाष्ठा पर था, उसका फोन बजा। यह प्रिया का एक टेक्स्ट मैसेज था। उसने इस उम्मीद में जल्दी से उसे खोला कि शायद उसका गुस्सा शांत हो गया हो, लेकिन संदेश में भावनाओं से रहित बर्फ जैसा ठंडा एक वाक्य था। तुम्हारा और तुम्हारी मां का सारा सामान दक्षिणी मुंबई के पब्लिक स्टोरेज वेयरहाउस यूनिट ए 234 में भेज दिया है। 1 महीने का किराया मैंने दे दिया है। उसके बाद तुम जानो, दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। रोहन ने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसे सचमुच घर से निकाल दिया गया था, बिना पैसे, बिना घर और साथ में सिर्फ शिकायत करने वाली एक बूढ़ी मां, एक नवजात बच्चे वाली प्रेमिका और एक रोता हुआ बच्चा। सम्मान और खुशी के शिखर से सिर्फ आधे दिन में वह रसातल में गिर गया था और उसे नीचे धकेलने वाली कोई और नहीं बल्कि वही पत्नी थी जिसे उसने बेरहमी से धोखा दिया था। विला कॉम्प्लेक्स से निकाले जाने के बाद रोहन ने दांत पीसकर शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सीलन भरा कमरा किराए पर लिया। फफूंद की गंध और तंग जगह उसके लिए किसी यातना से कम नहीं थी, जो आलीशान जीवन का आदी हो चुका था। गांव से आई उसकी मां श्रीमती वर्मा यह देखकर उस डायन को कोसते हुए रोने पीटने लगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और मेरे पोते, हमारे वंश के चिराग के साथ ऐसा करने की? रोहन, तुम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। कंपनी में जाकर अपना हक मांगो। मां के उकसाने और अपनी निराशा और बढ़ते गुस्से के कारण रोहन ने हिसाब बराबर करने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि प्रिया इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। शायद वह बस नाराज है और अगर वह जाकर थोड़ा हंगामा करेगा और दबाव बनाएगा तो वह मान जाएगी। अगले दिन रोहन अपनी मां के साथ सूर्य कैपिटल की ऑफिस बिल्डिंग पहुंचा। उसके पास अभी भी कर्मचारी का एक्सेस कार्ड था, इसलिए वह आसानी से सुरक्षा गेट से गुजर गया। वे सीधे 38वीं मंजिल पर गए, जहां मेरा ऑफिस था। पूरी कंपनी रोहन की हालत देखकर हैरान थी। वह स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा प्रोजेक्ट हेड नहीं था, वह एक बिखरा हुआ आदमी था
जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े सिकुड़े हुए थे। उसके बगल में एक गांव की पोशाक पहने गुस्से से भरी एक अधेड़ उम्र की महिला थी। प्रिया शर्मा कहाँ है? उसे बोलो तुरंत बाहर आए। श्रीमती वर्मा ने आसपास की नजरों की परवाह किए बिना रिसेप्शन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रिसेप्शनिस्ट डर गई और उसने तुरंत मेरी सेक्रेटरी को फोन किया। ऋतु जल्दी से बाहर आई और उन दोनों के रास्ते में खड़ी हो गई। रोहन सर, मैडम, सीईओ मैडम अभी एक जरूरी मीटिंग में हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते। आप अपना संदेश छोड़ सकते हैं। कैसी मीटिंग? उस बांझ औरत की क्या मीटिंग होगी? व्यस्त होने का नाटक करके जिम्मेदारी से भाग रही है। आज बच जाएगी, लेकिन हमेशा बच पाएगी क्या? श्रीमती वर्मा ने ऋतु को धक्का दिया और मेरे ऑफिस की ओर दौड़ पड़ी। उसकी गंदी गालियां पूरी मंजिल पर गूंज रही थीं। दूसरे विभागों के कर्मचारी उत्सुकता से सिर बाहर निकालकर देख रहे थे। रोहन ने अपनी मां को रोकने के बजाय एक तरफ खड़ा रहा, जैसे वह इस तरह से मुझे शर्मिंदा करना चाहता हो। मेरे ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला, लेकिन बाहर मैं नहीं बल्कि दो लंबे सुरक्षा गार्ड निकले। आप दोनों कृपया यहां से चले जाइए, एक गार्ड ने ठंडे स्वर में कहा। यह ऑफिस है, हंगामा करने की जगह नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? श्रीमती वर्मा ने आंखें तरेरी। जानते हो मैं कौन हूं? मैं प्रिया शर्मा की सास हूं। आप कोई भी हों, हमें इससे मतलब नहीं। सीईओ मैडम ने निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति के हंगामा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाए। यह कहकर गार्ड उनकी ओर बढ़े ताकि उन्हें बाहर ले जा सकें। तब रोहन गुस्से से चिल्लाया, प्रिया शर्मा, बाहर आओ। वहां छिपकर क्या कर रही हो? तुम अपने पति और सास के साथ ऐसा कर सकती हो? तुम इंसान भी हो। वह लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे ऑफिस से सिर्फ खामोशी आई। तभी एक सूट पहने हुए व्यक्ति उनकी ओर बढ़ा। वह नेहा कपूर के लॉ फर्म से एक वकील था। उसने शांति से रोहन को कुछ कागजात थमाए। रोहन वर्मा जी, मैं प्रिया शर्मा जी का कानूनी प्रतिनिधि हूं। यह आपके व्यभिचार और घरेलू हिंसा के सबूतों के साथ तलाक का नोटिस है और यह अदालत का पहुंच निषेध आदेश है। इस क्षण से यदि आप प्रिया शर्मा जी के 100 मीटर के दायरे में आते हैं तो हम तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। रोहन हाथ में लिए कागजात देखकर सन्न रह गया। तलाक का नोटिस, व्यभिचार के सबूत, हिंसा, पहुंच, निषेध आदेश। प्रिया ने उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी और बेरहमी से काम किया था। उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। श्रीमती वर्मा, जो यह सब नहीं समझ रही थीं, अपने बेटे को असहाय देखकर और भी भड़क गईं। कैसा तलाक? इस परिवार में कोई तलाक नहीं होता। अगर मेरे बेटे ने कोई गलती की है तो वह सब उस बदतमीज औरत की वजह से है। वह बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो मेरे बेटे को बाहर से तो लाना ही पड़ेगा, है ना? कृपया बाहर चलिए। गार्ड्स ने अब और धैर्य नहीं दिखाया। एक ने रोहन को पकड़ा और दूसरे ने श्रीमती वर्मा की बांह पकड़ी और दर्जनों कर्मचारियों के सामने उन्हें बेरहमी से बाहर खींचने लगे। एक कोने में फांसे जानवर की तरह रोहन और उसकी मां अपमान, गुस्से और बेबसी में घिर गए। रोहन ने आखिरी बार चिल्लाया, प्रिया शर्मा, बहुत अच्छा किया। देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और मंजिल पर फिर से शांति छा गई। मैं ऑफिस के अंदर से पारभासी कांच के पार से यह सब देख रही थी और ठंडे मन से मुस्कुरा रही थी। रोहन, तुम्हें लगता है कि अब तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? यह खेल उसी पल खत्म हो गया था जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। कंपनी से अपमानजनक तरीके से निकाले जाने के बाद रोहन और उसकी मां उस जर्जर कमरे में लौट आए। तलाक के नोटिस और पहुंच, निषेध आदेश के झटके से रोहन पूरी तरह टूट गया था। वह चरमराते बिस्तर पर बैठ गया और अपने बाल नोचने लगा। सब कुछ बहुत तेजी से और बेरहमी से हुआ था। उसने प्रिया को कम आंका था। वह एक सीधी सादी बिल्ली नहीं थी जिसे वह अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता था। वह एक बाघिन थी जो एक बार गुस्सा होने पर अपने दुश्मन को बेरहमी से चीर फाड़ देती थी। श्रीमती वर्मा कुछ देर गालियां देने के बाद थक कर रोने लगी। हाय मेरी किस्मत, बेटे को कॉलेज तक पढ़ाया, सोचा था सफल हो गया, पर यह क्या हो गया? उस डायन ने तो हमारे परिवार को बर्बाद करने की ठान ली है। रोहन चुप था। उसका दिमाग खाली हो गया था। पैसे नहीं, घर नहीं और अब नौकरी भी चली गई। प्रिया ने सब कुछ बंद कर दिया था और वह अब सचमुच कंगाल था। अब क्या करे? गांव वापस चला जाए? वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह जो कभी एक सफल प्रोजेक्ट हेड था,
एक हारे हुए इंसान के रूप में अपने गांव लौटकर लोगों का मजाक का पात्र नहीं बन सकता था। निराशा के उस पल में बगल के कमरे से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। मीरा बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वह रोने की आवाज रोहन के दिमाग में एक रोशनी की किरण की तरह आई। हाँ, उसके पास अभी भी एक आखिरी हथियार था, एक ऐसा हथियार जो प्रिया के पास कभी नहीं हो सकता था। बेटा। वह उठकर मीरा के कमरे की ओर गया। अपनी मां की गोद में उस लाल लाल शिशु को देखकर उसके अंदर एक तीव्र आशा जगी। मां, रोना बंद करो, उसने अपनी मां से दृढ़ता से कहा। हम अभी हारे नहीं हैं, हमारे पास यह है। उसने बच्चे की ओर इशारा किया। श्रीमती वर्मा ने अपने आंसू भरे नेत्रों से अपने पोते को देखा और जैसे कुछ समझ गईं। हाँ हाँ, हमारे पास हमारे वंश का चिराग है, हमारे वर्मा परिवार का खून। रोहन ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। इस छोटे से जीवन का भार महसूस करते हुए उसे लगा कि यह सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि उसका आखिरी तुरुप का पत्ता है। प्रिया बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह चाहे कितनी भी अमीर और शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी मां जैसे लोगों की नजरों में वह एक अधूरी औरत थी। यह समाज चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न हो गया हो, बेटे की चाह अभी भी गहरी जड़ें जमाए हुए थी। तलाक चाहती है, ठीक है, रोहन ने अब एक शांत और हिसाब किताब वाली आवाज में कहा, लेकिन उसे हमें हर्जाना देना होगा। यह बच्चा मेरा बेटा है। तलाक के बाद भी एक पत्नी के रूप में उसे इसके पालन पोषण का खर्च देने की जिम्मेदारी है। हम उससे बहुत बड़ी रकम की मांग करेंगे, इतनी कि हम तीनों जिंदगी भर ऐश कर सकें। उसकी मां यह सुनकर आंखें चमका उठी। हाँ, लेना ही होगा। पैसे वाली औरत है, अपने पोते पर थोड़ा खर्च कर देगी तो क्या हो जाएगा, खुद तो पैदा कर नहीं सकती। मेरे बेटे ने उसे नाम की मां बनने का मौका दिया है, उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए। बिस्तर पर बैठी मीरा उन दोनों की बातें सुनकर उम्मीद से भर गई। उसे तलाक से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। अगर रोहन प्रिया से एक बड़ी रकम ऐंठ लेता तो उसकी और उसके बेटे की जिंदगी भी संवर जाती। इस तरह उस तंग और सीलन भरे कमरे में तीन लोग जो अलग अलग साजिशें रच रहे थे, एक साझा लक्ष्य पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें उस नवजात शिशु पर टिका दी। उन्हें विश्वास था कि यह बच्चा धन दौलत की सुनहरी चाबी है और प्रिया के खिलाफ उनका सबसे मजबूत हथियार है। रोहन ने एक सस्ते वकील को काम पर रखा और तलाक के मामले में अपनी मांगें तैयार करना शुरू कर दिया। उसने न केवल बच्चे के पालन पोषण का खर्च मांगा बल्कि बेशर्मी से 50% संपत्ति के बंटवारे की भी मांग की, इस आधार पर कि उसने कंपनी के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसे विश्वास था कि जब तक उसके पास बेटा है वह जीत सकता है। उसने कसम खाई कि वह प्रिया को इस तरह से पेश आने पर पछताने पर मजबूर कर देगा। कुछ हफ्तों बाद हमारी पहली तलाक की सुनवाई हुई। मैं शांत और संयमित रूप से अदालत में दाखिल हुई। मेरे बगल में नेहा कपूर थीं, जो मुझसे भी ज्यादा तेज और आत्मविश्वास से भरी लग रही थीं। सामने रोहन बैठा था। उसने अपनी शक्ल सूरत को फिर से संवारने की कोशिश की थी और अपने पास मौजूद कपड़ों में से सबसे अच्छा दिखने वाला सूट पहना था। उसके बगल में उसकी मां और एक अनुभवहीन दिखने वाला वकील बैठा था। सुनवाई शुरू हुई। जज द्वारा प्रक्रिया पढ़ने के बाद रोहन के वकील ने पहले बोलना शुरू किया। माननीय न्यायाधीश महोदय, वह खड़ा हुआ और एक गंभीर आवाज में बोला, हम आज मेरे मुवक्किल रोहन वर्मा जी और प्रिया शर्मा जी के तलाक के मामले को सुलझाने के लिए यहाँ हैं। इन दोनों का विवाह 5 वर्षों तक चला और इस दौरान मेरे मुवक्किल एक समर्पित पति, एक आज्ञाकारी दामाद और सबसे बढ़कर सूर्य कैपिटल, जिसकी सीईओ प्रिया शर्मा जी हैं, के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। मैं यह सुनकर अपने होठों को लगभग अदृश्य रूप से थोड़ा सा ऊपर उठाया। महत्वपूर्ण योगदान, उसमें यह कहने की हिम्मत थी। वकील रोहन को एक सक्षम और गुणी व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की कोशिश करता रहा। रोहन जी ने अपनी रणनीतिक दृष्टि और उत्कृष्ट व्यावसायिक कौशल से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स को आकर्षित किया, जिससे कंपनी को भारी मुनाफा हुआ। उन्होंने अपने समय और प्रयास का बलिदान करते हुए पति पत्नी के संयुक्त व्यवसाय के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आज प्रिया शर्मा जी के पास जो संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे मुवक्किल के खून पसीने का है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
रोहन सिर हिलाकर सहमति जता रहा था, यहां तक कि उसने एक विनम्र भाव भी बनाया। उसकी मां ने अपना सीना फुलाया और मुझे एक विजयी नजर से देखा, लेकिन वकील ने अपनी आवाज बदलकर एक दयालु स्वर में कहा, इस बलिदान के बदले में प्रिया शर्मा जी एक ठंडी पत्नी थीं, जो सिर्फ अपने काम में डूबी रहती थीं, और उन्होंने एक मां के रूप में अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसने उनके वैवाहिक जीवन में एक अपूरणीय दरार पैदा कर दी और घटना के चरम पर उन्होंने अपने पति और सास को बेरहमी से घर से निकाल दिया और उनकी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी, जिससे मेरे मुवक्किल को गंभीर संकट में डाल दिया। वह कुछ देर रुका, अदालत को देखा और फिर अपनी अंतिम मांग रखी। इन कारणों से हम न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करते हैं कि पहला, दोनों पक्षों को तलाक की अनुमति दी जाए। दूसरा, संपत्ति के मामले में प्रिया शर्मा जी के नाम पर मौजूद सभी संपत्ति का 50%, जिसमें साउथ मुंबई का विला, महंगी कारें, बैंक जमा और सूर्य कैपिटल में 50% हिस्सेदारी शामिल है, मेरे मुवक्किल को विभाजित किया जाए। यह उनके समर्पण का एक उचित मुआवजा है। यह मांग सुनते ही अदालत में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जज ने भी उसकी बेशर्मी पर भौहें सिकोड़ी। मेरे बगल में नेहा अभी भी शांत थी, बस एक हल्की मुस्कान के साथ। रोहन का वकील अपनी जीत के प्रति आश्वस्त लग रहा था और एक आत्मविश्वासी भाव के साथ बैठ गया। रोहन ने भी मुझे देखा। उसकी आंखों में चुनौती और उम्मीद का मिश्रण था। वह सोचता था कि मुझे नीचा दिखाकर और अपने योगदान को बढ़ा चढ़ाकर वह जो चाहता है उसे हासिल कर लेगा। वह सोचता था कि मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए चुपचाप मामले को खत्म करने के लिए संपत्ति का कुछ हिस्सा उसे दे दूंगी। वह गलत था। इस खेल में मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली थी। रोहन के वकील की दलीलें खत्म होने के बाद जज ने हमारी ओर देखा। प्रतिवादी पक्ष, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नेहा कपूर शान से खड़ी हुई। उन्होंने जल्दबाजी में खंडन नहीं किया, बल्कि विरोधी वकील को एक विनम्र मुस्कान दी। माननीय न्यायाधीश महोदय और वकील साहब, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज साफ, स्पष्ट और दमदार थी। हमने अभी एक समर्पित और सक्षम पति की एक बहुत ही मार्मिक आधुनिक कहानी सुनी, लेकिन कहानियां अक्सर हकीकत नहीं होती और इस मामले की सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। रोहन और उसके वकील ने भौहें सिकोड़ी। नेहा ने आगे कहा, वादी पक्ष का दावा है कि रोहन जी ने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स लाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम इस योगदान के बारे में बहुत उत्सुक हैं, इसलिए हमने कुछ दस्तावेज तैयार किए हैं। उन्होंने अपनी सहायक को इशारा किया। कागजों का एक मोटा बंडल जज और रोहन के पक्ष को दिया गया। माननीय न्यायाधीश महोदय, यह एक स्वतंत्र ऑडिटिंग फर्म द्वारा ऑडिट की गई पिछले 3 वर्षों की सूर्य कैपिटल की सभी परियोजनाओं की वित्तीय रिपोर्ट और प्रदर्शन मूल्यांकन है। नेहा ने कागजों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाहूंगी कि न्यायाधीश महोदय और वादी पक्ष पृष्ठ 15 पर प्रोजेक्ट हेड रोहन वर्मा द्वारा सीधे संभाले गए प्रोजेक्ट्स के प्रदर्शन सारांश पर एक नजर डालें। रोहन ने हड़बड़ी में पृष्ठ 15 पलटा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। नेहा ने उसे समझने का समय दिए बिना अपनी आवाज ऊंची की। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में रोहन जी ने कुल 5 निवेश परियोजनाओं को संभाला। परिणाम, 3 परियोजनाओं में भारी घाटा हुआ, जिससे कंपनी को 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। बाकी 2 परियोजनाएं मुश्किल से लागत निकाल पाईं, लेकिन उनकी परिचालन लागत औसत से 30% अधिक थी। वकील साहब ने जिन करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, वे कहीं मौजूद नहीं हैं। इसके विपरीत रोहन जी की परियोजनाएं कंपनी पर एक बोझ थीं, जिनके घाटे को दूसरे विभागों के मुनाफे से पूरा करना पड़ता था। अदालत में कानाफूसी शुरू हो गई। रोहन का वकील सफेद पड़ गया और हकलाया, यह मनगढ़ंत डेटा है। मनगढ़ंत? नेहा ठंडे मन से हंसी। वकील साहब, यह दुनिया की 4 सबसे बड़ी ऑडिटिंग फर्मों में से एक द्वारा ऑडिट की गई रिपोर्ट है। अगर आप इसे मनगढ़ंत कहते हैं तो हम खुशी खुशी उनके प्रतिनिधि को गवाह के रूप में बुलाएंगे। या क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपका मुवक्किल इतना सक्षम है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटिंग सिस्टम को भी धोखा दे सकता है? वह वकील चुप हो गया। रोहन सिर झुकाए बैठा था। गुस्से और अपमान से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नेहा यहीं नहीं रुकी। रोहन जी के तथाकथित समर्पण और बलिदान के बारे में भी हमारे पास स्पष्ट करने के लिए कुछ है। मेरी मुवक्किल प्रिया शर्मा जी
एक काम में डूबी रहने वाली महिला हैं, यह सच है। लेकिन यह उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि रोहन जी ने एक ऐसी आलीशान जिंदगी जी जिसका वह कभी सपना भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने एक और कागजों का बंडल प्रस्तुत किया। यह पिछले 5 वर्षों में प्रिया शर्मा जी द्वारा रोहन जी को दिए गए सभी खातों और क्रेडिट कार्ड्स का लेन देन विवरण है। कार, ब्रांडेड कपड़े, शानदार छुट्टियां, महंगे रेस्टोरेंट में भोजन, हर खर्च मेरी मुवक्किल ने अकेले उठाया। तो रोहन जी किस बलिदान की बात कर रहे हैं? क्या उनका मतलब अपनी पत्नी के पैसे खर्च करने के लिए अपने आनंद के समय का बलिदान करना है? इस बार रोहन चुप नहीं बैठ सका। वह खड़ा हुआ और नेहा की ओर उंगली उठाई। तुम जहर उगलना बंद करो। रोहन वर्मा जी, बैठ जाइए। जज ने अपना हथौड़ा पीटकर अदालत में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। रोहन को मजबूरन बैठना पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में मेरे और नेहा के लिए नफरत भरी थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए आखिरी वार किया और अंत में, माननीय न्यायाधीश महोदय, 50% संपत्ति के बंटवारे की मांग के संबंध में। यह मांग पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि वादी पक्ष द्वारा सूचीबद्ध विला, कार और कंपनी की हिस्सेदारी सहित सभी संपत्तियां प्रिया शर्मा जी की शादी से पहले की निजी संपत्ति हैं और हमारे पास इसके कानूनी रूप से प्रमाणित दस्तावेज हैं। मौजूदा कानून के तहत रोहन जी को इस संपत्ति में से 1 रुपया भी पाने का कोई अधिकार नहीं है। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। नेहा की घोषणा रोहन और उसकी मां के कानों में बिजली की तरह गिरी। वे पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना। योगदान का दावा करके संपत्ति हड़पने की उनकी योजना पहले ही दौर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। नेहा कपूर द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत रोहन और उसके वकील के चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे की तरह थे। योगदान का दावा करके संपत्ति हड़पने की उनकी योजना पूरी तरह विफल हो गई थी। रोहन का अनुभवहीन वकील घबराया हुआ दिख रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह कोई ठोस खंडन नहीं कर सका। रोहन सिर झुकाए बैठा था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच रखी थीं कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। अपमान और गुस्सा उसे अंदर से जला रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया इतनी पूरी तैयारी के साथ आएगी और उसे बचने का कोई रास्ता नहीं देगी। स्थिति को प्रतिकूल होता देख रोहन के वकील ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। जज की अनुमति के बाद वह फिर से खड़ा हुआ। इस बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं बल्कि दया थी। माननीय न्यायाधीश महोदय, उसने मुझे एक डांट भरी नजर से देखते हुए शुरू किया। यह सच है, वे संपत्तियां प्रिया शर्मा जी के नाम पर हैं। मेरे मुवक्किल अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे और उन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने कभी हिसाब किताब नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जो पत्नी का है वह पति का है और सब कुछ एक परिवार के लिए है। लेकिन वह गलत थे। उसने नाटकीय प्रभाव के लिए एक पल के लिए रुका। इस शादी में मेरे मुवक्किल को जिस चीज की सबसे ज्यादा चाह थी वह पैसा या पद नहीं था, वह था एक बच्चा, एक पूरे परिवार की गर्मजोशी। लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय, प्रिया शर्मा जी अपने व्यवसाय में इतनी डूबी रहीं कि उन्होंने एक महिला के रूप में अपने सबसे बुनियादी कर्तव्य का पालन नहीं किया। वह बच्चा पैदा नहीं कर सकीं। उसके शब्द अदालत के बीच में फटे एक बम की तरह थे। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। रोहन की मां ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और दयनीय ढंग से सिसकना शुरू कर दिया। हाय, हमारे घर की किस्मत। दूसरों की बहुएं तो बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन मेरे बेटे की तो वंश चलाने की इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। मेरे बेटे का दिल कितना जला होगा जज साहब। रोहन के वकील ने एक दर्द भरी आवाज में आगे कहा, इसी प्यार की कमी और पिता बनने की तीव्र इच्छा के कारण मेरे मुवक्किल से अनजाने में एक गलती हो गई। उन्होंने बाहर एक बेटा पैदा कर लिया। उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। उसे एक पिता की जरूरत है और स्वस्थ रूप से बड़े होने के लिए उसे सहारे की जरूरत है। मेरे मुवक्किल प्रिया शर्मा जी द्वारा बेरहमी से निकाले जाने के बाद कंगाल अवस्था में हैं और बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। यहां आकर उनका अंतिम उद्देश्य स्पष्ट हो गया। इसलिए उसने सीधे जज की ओर देखा। हम अब संपत्ति के बांटवारे की मांग नहीं करेंगे। इसके बजाय हम पूर्व पत्नी प्रिया शर्मा जी से पति के नाजायज बच्चे के लिए पालन पोषण की जिम्मेदारी की मांग करते हैं। हम बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकमुश्त 50 करोड़ रुपए के हर्जाने और बच्चे के खर्च की मांग करते हैं। यह प्रिया शर्मा जी की जिम्मेदारी है।
जो मेरे मुवक्किल को हुए नुकसान का मुआवजा है। 50 करोड़। इस राशि ने अदालत को एक बार फिर से चौंका दिया। यह अब बच्चे का खर्च नहीं था, यह स्पष्ट रूप से ब्लैकमेल था। वे बच्चे का इस्तेमाल करके मुझसे एक बड़ी रकम ऐंठना चाहते थे। रोहन ने सिर उठाया और मुझे एक चुनौतीपूर्ण नजर से देखा। उसे विश्वास था कि यह उसका आखिरी तुरुप का पत्ता है। उसे विश्वास था कि मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए जनमत के दबाव के कारण और बांझ औरत का ठप्पा लगने के डर से इस मांग को स्वीकार कर लूंगी। वह बेटे का इस्तेमाल करके मुझ पर एक घातक वार करना चाहता था, पैसे भी लेना चाहता था और मुझे शर्मिंदा भी करना चाहता था। मैं अभी भी बिना किसी भाव के बैठी थी। मैंने नेहा भाज और इन दुख आता था की ओर देखा और वह भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक तेज चमक आई। हाँ रोहन, यही वह पल था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। तुम खुद चलकर मेरे बिछाए जाल में फंस गए हो। सबसे मजेदार नाटक तो अब शुरू होगा। रोहन के पक्ष की बेशर्म मांग और आरोप भरे शब्दों से अदालत में तनावपूर्ण माहौल बन गया। सब मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं गुस्सा करूंगी, खंडन करूंगी या अपमानित महसूस करूंगी, लेकिन नहीं। नेहा कपूर खड़ी हुई। उनके चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक उदार मुस्कान थी। माननीय न्यायाधीश महोदय, उन्होंने एक आश्चर्यजनक रूप से शांत आवाज में कहा, हम रोहन जी और उनके परिवार की भावनाओं को पूरी तरह से समझते हैं। वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा होना एक जायज इच्छा है। नेहा के शब्दों से रोहन और उसका वकील हैरान रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि हम इतनी आसानी से उनके तर्क को स्वीकार कर लेंगे। नेहा ने और भी सहानुभूतिपूर्ण आवाज में आगे कहा, मेरी मुवक्किल प्रिया शर्मा जी भी एक दयालु महिला हैं। भले ही रोहन जी ने शादी के दौरान एक गंभीर गलती की है, लेकिन वह मानती हैं कि बच्चा पूरी तरह से निर्दोष है और उसे एक बेहतरीन भविष्य पाने का हक है। यह सुनकर श्रीमती वर्मा ने रोना बंद कर दिया और उनके चेहरे पर एक विजयी भाव आ गया। रोहन ने भी अपना सीना फुलाया, यह सोचते हुए कि मैं जनमत के दबाव से डर गई हूं और आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। इसीलिए नेहा ने सीधे रोहन की ओर देखते हुए कहा, बच्चे के पालन पोषण की मांग पर मेरी मुवक्किल पूरी तरह से सहमत हैं। इन शब्दों से रोहन के पक्ष को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतनी आसानी से सहमत? मेरी मुवक्किल न केवल 50 करोड़ रुपए के पालन पोषण के खर्च पर सहमत हैं, नेहा ने आगे कहा। उनके हर शब्द ने सामने वाले को और भी हैरान कर दिया, बल्कि वह बच्चे के लिए एक 100 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट फंड स्थापित करने के लिए भी तैयार हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब तक वह वयस्क न हो जाए उसे एक आरामदायक जीवन मिले। 100 करोड़, यह राशि रोहन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। वह सन्न रह गया और उसकी आंखों में एक छिपा हुआ लालच चमक उठा। उसकी मां खुशी से लगभग उछल पड़ी। उन्होंने सोचा कि वे जीत गए हैं, कि उन्होंने मेरी कमजोरी को पकड़ लिया है, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी खुशी मना ली। एक 700 चारा फेंकने के बाद नेहा ने धीरे धीरे अपना आखिरी वार किया, लेकिन उन्होंने कहा, उनके होठों पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उनकी नजरें तेज हो गईं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह भारी राशि सही व्यक्ति तक पहुंचे और बच्चे के कानूनी अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए हमारी एक छोटी सी मांग है, जो एक बहुत ही सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने एक पल के लिए रुका और उम्मीद से भरे रोहन की आंखों में सीधे देखा। हम अदालत से रोहन जी और बच्चे के पितृत्व की पुष्टि के लिए एक डीएनए परीक्षण का अनुरोध करते हैं। यह ट्रस्ट फंड की स्थापना के लिए कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम है कि सब कुछ पारदर्शी और कानून के अनुसार हो। यह मांग सुनते ही अदालत का माहौल जम गया। एक 100 करोड़ के सपने में खोए रोहन ने यह मांग सुनकर हौंस दिया। उसने मुझे और नेहा को तिरस्कार और दया की मिली जुली नजर से देखा। डीएनए टेस्ट, उसने एक अहंकारी आवाज में कहा। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे तो डर था कि तुम लोग यह कहने की हिम्मत ही नहीं करोगे। जितना चाहो करा लो, ताकि मैं पूरी दुनिया को दिखा सकूं कि मैं इस बच्चे का बाप हूं। तब मैं देखना चाहूंगा कि प्रिया शर्मा किस मुंह से लोगों का सामना करती है। उसने सोचा कि यह मुझे एक बार फिर से शर्मिंदा करने का एक सुनहरा मौका है। उसे विश्वास था कि डीएनए टेस्ट का परिणाम उसके पुरुषत्व और मेरी विफलता का एक ठोस सबूत होगा। उसने बिना किसी झिझक के हमारी मांग पर तुरंत सहमति दे दी।
उसके परिणाम करने का तो सबूत होगा। वकील ने भी लगातार सिर हिलाया। माननीय न्यायाधीश महोदय, हम परीक्षण की मांग पर पूरी तरह से सहमत हैं। जज ने मेरी ओर देखा और मुझे और नेहा को अभी भी शांत देखकर सिर हिलाया। ठीक है, अदालत डीएनए परीक्षण के अनुरोध को स्वीकार करती है। परिणाम अगली सुनवाई में घोषित किए जाएंगे। जज ने अपना हथौड़ा पीटा। सुनवाई खत्म हो गई। रोहन और उसकी मां एक विजयी भाव के साथ अदालत से बाहर निकले। उन्हें विश्वास था कि जीत अब उनके हाथ में है। वे एक 100 करोड़ और मेरे आने वाले अपमान के सपने देख रहे थे। मैंने उनकी पीठ को देखते हुए अपने होठों को थोड़ा सा ऊपर उठाया। रोहन, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे आत्मविश्वास और अहंकार ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया है। तुम्हारे द्वारा रचे गए इस नाटक का पर्दा अब गिरने वाला है। एक हफ्ते बाद अगली सुनवाई फिर से हुई। अदालत का माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण था। रोहन और उसकी मां जल्दी आ गए थे और वे अपनी जीत और उम्मीद को छिपा नहीं पा रहे थे। उसने मुझे देखकर एक उकसाने वाली मुस्कान भी दी, जैसे कह रहा हो, अब तुम्हारा क्या होगा। मीरा नहीं आई थी। शायद वह घर पर बच्चे की देखभाल कर रही थी और जीत की खबर का इंतजार कर रही थी। मैं अभी भी एक शांत समुद्र की तरह स्थिर थी। मेरे बगल में नेहा कपूर शांति से अपने कागजात व्यवस्थित कर रही थीं और कभी कभी सामने वाले पक्ष को एक सार्थक नजर से देख लेती थीं। जज आए और पूरी अदालत खड़ी हुई और फिर बैठ गई। सामान्य प्रक्रियाओं के बाद उन्होंने एक गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। आज अदालत मुंबई मेडिकल सेंटर द्वारा किए गए रोहन वर्मा जी और मीरा जोशी जी द्वारा जन्मे शिशु के बीच पितृत्व के डीएनए परीक्षण के परिणाम घोषित करेगी। उन्होंने सावधानी से एक सीलबंद लिफाफा उठाया। पूरी अदालत ने अपनी सांस रोक ली। रोहन ने अपना सीना फुलाया और कमर सीधी की, जैसे वह अपने गौरवशाली क्षण का स्वागत करने के लिए तैयार हो। उसकी मां ने अपने सीने के सामने हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाया। जज ने धीरे धीरे लिफाफा खोला और परिणाम पत्र निकाला। उन्होंने एक बार उसे देखा और फिर अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उनके चेहरे पर एक स्पष्ट आश्चर्य था। इस बदलाव से रोहन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत यह सोचकर उसे झटक दिया कि वह बस बहुत ज्यादा जीनजांग है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद, जो एक अनंत काल की तरह लग रही थी, जज ने अपना गला साफ किया और परिणाम जोर से पढ़ा। एक एक शब्द पूरी अदालत में साफ साफ गूंज रहा था। प्रदान किए गए नमूनों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर मुंबई मेडिकल सेंटर यह पुष्टि करता है कि रोहन वर्मा जी और उक्त शिशु के बीच पिता पुत्र का संबंध स्थापित नहीं होता है। मौत जैसी खामोशी ने कमरे को ढक लिया। पिता पुत्र का संबंध स्थापित नहीं होता है। ये कुछ शब्द 3 बिजली के झटकों की तरह रोहन के सिर पर गिरे। उसके होठों पर टिकी विजयी मुस्कान वहीं जम गई और फिर बिखर गई। उसका चेहरा लाल से सफेद और फिर नीला पड़ गया। वह भौचक्का रह गया, अपनी आंखें फाड़े जज को घूरता रहा, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि उसने अभी क्या सुना। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह एक खोखली आवाज में बुदबुदाया। यह संभव नहीं है, कुछ गलत है, जरूर कुछ गलत हुआ है। उसके बगल में बैठी उसकी मां भी पत्थर की तरह जम गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपने बेटे की बांह को जोर से हिलाया। रोहन, जज साहब क्या कह रहे हैं? कुछ गलत है ना? वह मेरा पोता है। अदालत कानाफूसी से भर गई। सबकी नजरें रोहन पर थीं, जिज्ञासा, दया और उपहास से भरी नजरें। शांत। जज ने अपना हथौड़ा जोर से पीटा। उन्होंने एक सख्त नजर से रोहन को देखा। यह एक कानूनी चिकित्सा संस्थान का आधिकारिक मूल्यांकन परिणाम है, जिस पर हस्ताक्षर और मुहर दोनों हैं। कोई गलती नहीं हो सकती। रोहन वर्मा जी, क्या आपने साफ साफ सुना? रोहन कुछ नहीं सुन पा रहा था। उसके कानों में भनभनाहट हो रही थी और आसपास की दुनिया घूम रही थी और ढह रही थी। उसने इस खेल में सब कुछ अपने उस बेटे पर दांव पर लगाया था, जिसकी उसे इतनी चाह थी। उसने बेटे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, मुझसे लड़ने, मुझे ब्लैकमेल करने और मुझे अपमानित करने के लिए। लेकिन अब वही हथियार वापस आकर उसके दिल में घुस गया था। बच्चा उसका बेटा नहीं था तो वह क्या था? किसी और के बच्चे को पालने वाला एक मूर्ख, एक ऐसा बेवकूफ जिसकी पत्नी को किसी और आदमी ने छीन लिया। यह सच्चाई मेरे द्वारा उसकी संपत्ति फ्रीज करने या उसे घर से निकालने से कहीं ज्यादा क्रूर थी। इसने उसके अहंकार और पुरुषत्व को पूरी तरह से नष्ट
कर दिया था। उसने सब कुछ खो दिया था, पत्नी, घर, पैसा, नौकरी, और अब जिस बेटे पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था वह भी उसका नहीं था। वह कुर्सी पर धंस गया, उसका पूरा शरीर जैसे बिना हड्डियों के हो गया हो। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में अब उकसावा नहीं बल्कि दहशत, निराशा और अत्यधिक घृणा थी। मैंने बस उसे बिना किसी भावना के देखा। सुनवाई के दौरान पहली बार मेरे होठों पर एक विजयी मुस्कान आई। रोहन, यही तुम्हारे धोखे और मूर्खता की कीमत है। सुनवाई अव्यवस्था में समाप्त हुई। रोहन लगभग पागल हो गया। वह चिल्लाया कि परिणाम मनगढ़ंत हैं, कि मैंने पैसे देकर मूल्यांकन केंद्र को खरीद लिया है, लेकिन स्पष्ट लाल मुहर और कानूनी चिकित्सा संस्थान के हस्ताक्षर के सामने उसके सारे शब्द व्यर्थ थे। उसे और उसकी मां को अदालत के गार्डों द्वारा एक दयनीय हालत में बाहर निकाल दिया गया। मैं और नेहा शांति से चले गए। क्या जबरदस्त ड्रामा था, नेहा ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। मैंने ऐसा तलाक का मामला पहले कभी नहीं देखा जिसमें वादी ने इतनी शान से अपनी कब्र खोदी हो। मैं बस हल्की सी मुस्कुराई। वह बस बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी और लालची था। मुझे पता था कि रोहन चुप नहीं बैठेगा। वह मीरा जोशी के पास जाकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगा, और मैं उनके अगले नाटक का इंतजार कर रही थी। जैसा कि अपेक्षित था, अदालत से निकलने के तुरंत बाद रोहन उस कमरे में वापस नहीं गया, बल्कि सीधे टैक्सी लेकर मीरा के पास गया। वह अब अपना विवेक बनाए नहीं रख सकता था। गुस्से और अपमान ने उसे एक जानवर बना दिया था। उसने कमरे का दरवाजा पैर मारकर खोला। मीरा बच्चे को दूध पिला रही थी और रोहन के भयानक रूप को देखकर डर गई। रोहन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक हो गया ना? ठीक हो गया? रोहन गुर्राया। उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसने अपनी जेब से डीएनए परीक्षण का परिणाम निकाला और उसके चेहरे पर फेंक दिया। ये देखो, देखो तुमने क्या किया है। मीरा ने कांपते हाथों से कागज उठाया। पिता पुत्र का संबंध स्थापित नहीं होता है। शब्दों को पढ़कर उसके चेहरे से रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है। जरूर कुछ गलत हुआ है। वह हकलाने लगी, लेकिन उसकी आंखों का डर उसे धोखा दे रहा था। गलत हुआ है? रोहन ने उसके कंधे पकड़कर उसे जोर से हिलाया। अभी भी गलत हुआ है कहोगी? बताओ, यह बच्चा किसका है? बताओ। रोहन की हिंसा से मीरा को अत्यधिक भय महसूस हुआ। वह रोने लगी। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। नहीं पता? रोहन और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने उसके कंधे इतनी जोर से दबाए जैसे हड्डियां टूट जाएंगी। तुम उस आदमी के साथ सोई और तुम्हें यह भी नहीं पता कि बच्चा किसका है। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? रोहन की पूछताछ और हिंसा के सामने मीरा आखिरकार टूट गई और आंसू बहाते हुए सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, मुझे यकीन नहीं था कि यह तुम्हारा बच्चा है या उसका। वह कौन है? मेरा पूर्व प्रेमी मीरा सिस्की। वह अमीर था, लेकिन उसका परिवार हमारे रिश्ते के खिलाफ था। जब हमारा ब्रेकअप हुआ उसी समय मैं तुमसे मिली। तुम मुझसे अच्छा व्यवहार करते थे, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी पत्नी एक अमीर सीईओ है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। यह एक सुनियोजित नाटक था। तो तुम मुझसे मिलते समय भी उस आदमी के साथ थीं? रोहन ने गुस्से से कांपती आवाज में पूछा। मीरा ने सिर हिलाया और फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दो, जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं तो मुझे भी नहीं पता था कि बच्चा किसका है। लेकिन तुम्हारी मां ने कहा कि उन्हें एक पोता चाहिए, और अगर मैं एक बेटा दूंगी तो वे मुझे सब कुछ देंगी। और मुझे लगा कि तुम जल्द ही अपनी पत्नी की संपत्ति के मालिक बन जाओगे, तो मैंने एक जुआ खेला। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। चुप हो जाओ। रोहन चिल्लाया और उसे बिस्तर पर धकेल दिया। वह हांफता हुआ खड़ा रहा, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत निकल गई हो। वह उसके शतरंज के खेल में सिर्फ एक मोहरा था। वह सिर्फ एक अतिरिक्त पहिया था। किसी और के बच्चे को पालने वाला एक मूर्ख। मीठा प्यार, दयनीय कमजोरी, सब कुछ अभिनय था। उसने उसे कभी भी दिल से प्यार नहीं किया था। उसने सिर्फ उस पैसे और पद से प्यार किया था जो वह उसे दे सकता था। रोहन पागलों की तरह दयनीय रूप से हंसा। वह अपनी मूर्खता पर हंस रहा था। उसने अपनी सक्षम और अमीर पत्नी को छोड़ दिया जिसने उसे सब कुछ दिया था, और एक चालाक लोमड़ी जैसी औरत के पीछे भागा। उसने कड़वे धोखे की कीमत पर सब कुछ खो दिया था। उनके प्यार का नाटक सबसे नग्न और दयनीय सच्चाई के बीच आखिरकार समाप्त हो गया। अदालत में बच्चे की सच्चाई का खुलासा रोहन को पूरी तरह से तोड़ने वाला आखिरी झटका था।
वह एक मूर्ति की तरह बिना हिले डुले शून्य में घूरता रहा, जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। उसकी सारी योजनाएं और उम्मीदें धुएं की तरह गायब हो गईं। वह न केवल असफल हुआ बल्कि सबसे दयनीय मजाक का पात्र बन गया। जज ने अपना हथौड़ा पीटकर उसे वास्तविकता में वापस लाया। उन्होंने एक सख्त फिर भी थोड़ी सहानुभूति भरी नजर से रोहन को देखा और अंतिम फैसला सुनाया। सभी रिकॉर्ड, सबूतों और पक्षों के बयानों की समीक्षा करने के बाद मुंबई फैमिली कोर्ट निम्नलिखित फैसला सुनाती है। अदालत में पूरी तरह से शांति थी। अनुच्छेद 1, वादी रोहन वर्मा और प्रतिवादी प्रिया शर्मा के तलाक के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। आज से दोनों के बीच वैवाहिक संबंध आधिकारिक रूप से समाप्त होता है। रोहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तलाक, जिसे वह कभी मुझसे छुटकारा पाने और संपत्ति हड़पने का एक तरीका मानता था, अब एक कड़वी हकीकत बन गया था। जज ने बिना किसी बदलाव के आगे कहा, अनुच्छेद 2, संपत्ति के मामले में चूंकि अचल संपत्ति, कार और कंपनी की हिस्सेदारी सहित सभी महंगी संपत्तियां कानूनी रूप से प्रिया शर्मा की शादी से पहले की निजी संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, वादी की 50% संपत्ति के बंटवारे की मांग को पूरी तरह से खारिज किया जाता है। रोहन वर्मा को उक्त संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। पिछली सीट पर बैठी श्रीमती वर्मा यह सुनकर लगभग बेहोश हो गईं। तमाम गालियों और आंसुओं के बावजूद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। एक अमीर मैम साहब बनने, विला में रहने और विदेशी कार चलाने के उनके सपने पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी था। अनुच्छेद 3, जज ने सीधे रोहन की ओर देखते हुए विशेष रूप से एक सख्त आवाज में कहा, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई चोट की तस्वीरों और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूतों के आधार पर अदालत यह मानती है कि रोहन वर्मा ने प्रिया शर्मा के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रयोग किया है। यह एक गंभीर अवैध कार्य है जिसने पीड़िता को शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी है। रोहन चौंक कर सिर उठाया। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। इसलिए अदालत रोहन वर्मा को प्रिया शर्मा को हुए मानसिक नुकसान के लिए हर्जाने के रूप में 5 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश देती है। यह राशि फैसले के प्रभावी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान की जानी चाहिए। 5 करोड़, यह राशि रोहन पर गिरा आखिरी हथौड़ा था। पैसे पाने के बजाय उसे एक भारी हर्जाना चुकाना था। उसकी कंगाल हालत में 5 करोड़ एक खगोलीय संख्या थी। नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं। रोहन खड़ा हुआ और पागलों की तरह चिल्लाया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कहां से पैसे लाकर हर्जाना दूंगा? उस औरत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वह मुझे मारना चाहती है। शांत। जज ने अपना हथौड़ा जोर से पीटा। आपके पास 15 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार है। फैसले का पालन न करने पर आपको कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अदालत की कार्यवाही समाप्त होती है। जज ने यह कहकर अपनी जगह छोड़ दी। पीछे रह गया टूटा हुआ रोहन और कानाफूसी करती हुई अदालत। उसने सब कुछ खो दिया था, पत्नी, घर, कार, पैसा, नौकरी, यहां तक कि जिस बेटे पर उसे गर्व था वह भी उसका अपना खून नहीं था। अब उसे एक भारी कर्ज भी चुकाना था। एक आलीशान जीवन जीने वाले प्रोजेक्ट हेड से वह अब कर्ज में डूबा एक कंगाल और पूरी दुनिया का मजाक का पात्र बन गया था। मैं और नेहा शांति से अदालत से बाहर निकले। जब मैं रोहन के पास से गुजरी तो मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। मेरे लिए वह अब पूरी तरह से एक अजनबी था, एक गंदी याद जिसे साफ करना था। श्रीमती वर्मा जब मैं गुजरी तो मुझ पर झपटी और मुझे पकड़ने की कोशिश की, गालियां देते हुए। इस चुड़ैल ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, तू कभी चैन से नहीं मरेगी। लेकिन इससे पहले कि वह मुझे छू पाती, अदालत के गार्डों ने उसे रोक दिया। मैं चलती रही, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे गालियां अब मेरे लिए सिर्फ हवा की सरसराहट थीं। अदालत के बाहर गर्मियों की चमकदार धूप फैली हुई थी। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा सीना अजीब तरह से हल्का महसूस हो रहा था। युद्ध खत्म हो गया था और मैं जीत गई थी। लेकिन यह एक खुशी की जीत नहीं थी। यह बस अतीत की गलतियों पर एक आवश्यक पूर्ण विराम था। अब से रोहन और उसके परिवार का मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा। उसे अपने किए के परिणामों का खुद सामना करना होगा। कंगाल, कर्ज में डूबा और किसी और के बच्चे को पालते हुए एक धोखेबाज के लिए यही सबसे उपयुक्त फैसला था। प्रिया के बिना जीवन रोहन के लिए नरक से भी बदतर था।
वह न केवल कंगाल हो गया था बल्कि उस पर 5 करोड़ का कर्ज भी था। मीरा जोशी यह देखते ही कि रोहन अब किसी काम का नहीं रहा, जल्दी से अपने अमीर पूर्व प्रेमी से संपर्क किया और बच्चे और इस पूरी गंदगी को पीछे छोड़कर भाग गई। रोहन को अपनी रोजी रोटी चलाने और बच्चे के दूध के पैसे कमाने के लिए हर तरह की मजदूरी करनी पड़ी। वह जो कभी सूट पहनकर विदेशी कार चलाता था, अब बंदरगाह पर माल ढोता था और निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था। यह कठोर वास्तविकता उसे लगभग पागल कर रही थी। अत्यधिक निराशा में रोहन ने फिर से मुझे याद किया। उसने अतीत के आलीशान जीवन को, अतीत में मेरी कमजोरी को याद किया। उसने सोचा कि मैं बस नाराज हूं और अगर वह ईमानदारी से पछतावा दिखाएगा तो मेरा दिल पिघल जाएगा। उसने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया, सहानुभूति पर। एक बरसात की दोपहर रोहन अपनी मां के साथ सूर्य कैपिटल की बिल्डिंग पर आया। इस बार वह एक बिखरे हुए रूप में नहीं बल्कि पुराने और फटे लेकिन यथासंभव साफ कपड़े पहनकर आया था। उन्हें पहली मंजिल की लॉबी में ही सुरक्षा गार्डों ने रोक दिया। माफ कीजिए, प्रिया मैडम ने आप दोनों से मिलने से मना कर दिया है। लेकिन रोहन इस स्थिति के लिए तैयार था। हंगामा करने के बजाय वह अचानक लोगों से भरी लॉबी के बीच में घुटनों के बल बैठ गया। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं। वह एक दबी हुई और दयनीय आवाज में चिल्लाया, कृपया मुझे उससे मिलने दीजिए। मैं बस एक बार माफ करना कहना चाहता हूं। मैंने गलती की, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसकी हरकत ने तुरंत लॉबी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच लिया। दूसरी कंपनियों के कर्मचारी, आने जाने वाले ग्राहक सब रुककर देखने लगे। श्रीमती वर्मा ने भी तुरंत अभिनय में साथ दिया। वह जमीन पर बैठ गईं और अपने बेटे के दुख और अपनी पूर्व बहू की क्रूरता के बारे में रो रोकर बताने लगीं। हमारी बहू अमीर है और उसने हमारे बेटे को छोड़ दिया। वह हमारे बेटे को गरीब समझकर नजरअंदाज करती है। दुनिया में ऐसी निर्दयी औरत कहाँ होती है। उनके नाटक से लॉबी में हंगामा मच गया और सुरक्षा गार्ड समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे एक घुटनों के बल बैठे आदमी और एक रोती हुई बूढ़ी औरत के साथ सख्ती नहीं कर सकते थे। खबर जल्दी ही मेरे कानों तक पहुंची। रितु एक चिंतित चेहरे के साथ दौड़कर आई और रिपोर्ट दी, मैडम, पूर्व प्रोजेक्ट हेड और उनकी मां नीचे लॉबी में हंगामा कर रहे हैं। वे घुटनों के बल बैठे हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे। मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख रही थी। यह सुनकर मैंने सिर नहीं उठाया और ठंडे स्वर में कहा, उन्हें रहने दो, उन्हें अभिनय करने दो। मैं देखना चाहती हूं कि वे कितनी देर तक टिकते हैं। लेकिन रोहन मेरी सोच से ज्यादा जिद्दी था। बारिश की बूंदें तेज होती गईं और दुनिया की चुभती नजरों के बीच वह 2 घंटे तक वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। वह पीला पड़ गया था, उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और वह सच में दयनीय लग रहा था। आखिरकार मैंने इस नाटक को खत्म करने का फैसला किया। मैं नहीं चाहती थी कि इन तुच्छ लोगों की वजह से कंपनी की छवि खराब हो। मैं उठी और सीधे लॉबी में नीचे गई। मेरे आने से भीड़ में और भी हलचल मच गई। रोहन ने मुझे देखा और उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसने किसी उद्धारकर्ता को देख लिया हो। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ मेरी ओर बढ़ा और मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। प्रिया, प्रिया, प्लीज। उसने अपना सिर उठाया। उसका पीला चेहरा बारिश और आंसुओं से लथपथ था। बस एक बार मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं एक कुत्ता हूं, एक जानवर से भी बदतर। मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। उसने खुद को थप्पड़ मारे। थप्पड़, थप्पड़ की आवाज गूंजी। देखो, मुझे सजा मिल गई है। मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं है। प्रिया, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। यह दयनीय नाटक। अतीत में शायद मेरा दिल पिघल जाता, लेकिन अब मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। मैंने एक कदम पीछे हटकर उसके गंदे हाथों से खुद को बचाया। मैंने अपने पैरों पर घुटनों के बल बैठे उस इंसान को एक शांत नजर से देखा। रोहन जी, उठिए, इस बिल्डिंग का फर्श गंदा मत कीजिए। मेरी ठंडी आवाज सुनकर वह सन्न रह गया। मुझसे प्यार करते हो? मैं हंसी। नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम उस आलीशान जिंदगी से प्यार करते थे जो मैं तुम्हें देती थी। अब जब तुमने सब कुछ खो दिया है तो तुम यह नाटक करने वापस आए हो, है ना? नहीं, नहीं, उसने जल्दबाजी में इनकार किया। मैंने तुमसे सच में प्यार किया था। बस करो। मैंने उसकी बात काटी। मैं यह सुनकर थक गई हूं।
हमारे बीच सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने मानहानि और हमले के लिए तुम पर मुकदमा नहीं किया। मैंने सुरक्षा प्रमुख की ओर देखा। इन दोनों को बाहर निकालो। अगर वे हंगामा करना जारी रखते हैं तो पुलिस को बुलाओ। यह कहकर मैं मुड़ी और उसे और कुछ कहने का मौका नहीं दिया। प्रिया, मत जाओ, रोहन सुरक्षा गार्डों द्वारा खींचे जाते हुए डेज़ेस्पेरेमेंट चिल्लाया। प्रिया, तुम एक पत्थर दिल औरत हो। तुम पछताओगी, तुम जरूर पछताओगी। पछताऊंगी नहीं, पछताना तो तुम्हें पड़ेगा रोहन, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। कंपनी से अपमानजनक तरीके से निकाले जाने के बाद रोहन का सहानुभूति हासिल करने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। निराशा गुस्से में बदल गई। जब इंसान एक कोने में फंस जाता है तो वह अक्सर पागलपन की हरकतें करता है। रोहन भी कोई अपवाद नहीं था। उसने अपनी आखिरी रणनीति की ओर रुख किया, धमकी और ब्लैकमेल। कुछ दिनों बाद मुझे एक अनजान पते से एक ईमेल मिला। भेजने वाला रोहन था। सामग्री अब दयनीय विनती नहीं बल्कि एक स्पष्ट धमकी थी। प्रिया शर्मा, किसी को इतना भी कोने में मत धकेलो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी प्रतिष्ठा खोने से सबसे ज्यादा डरती हो। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फंड अभी बढ़ रहा है ना? अगर अभी यह अफवाह फैल जाए कि महिला सीईओ का निजी जीवन जटिल है या उसने अपने पूर्व पति के साथ क्रूरता की या यहां तक कि उसके कुछ संदिग्ध व्यावसायिक रहस्य हैं, तो निवेशक कैसी प्रतिक्रिया देंगे? उसने आगे लिखा, मैं भी प्रोजेक्ट हेड था। मैं तुम्हारे कुछ रहस्य जानता हूं। तुम नहीं चाहोगी कि वे अखबारों के पहले पन्ने पर छपें, है ना? मुझे 100 करोड़ रुपए दो। इसे अपना मुंह बंद रखने की कीमत समझो। पैसे मिलने के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से तुरंत गायब हो जाऊंगा। नहीं तो पुराने रिश्तों का लिहाज न करने के लिए मुझे दोष मत देना। मैंने ईमेल पढ़ा और हौस पड़ी। व्यावसायिक रहस्य? जो आदमी प्रोजेक्ट्स को डुबाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, वह क्या रहस्य जानेगा? वह खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा था। और प्रतिष्ठा के मामले में क्या वह सोचता था कि ऐसी बेबुनियाद अफवाहें मुझे तोड़ सकती हैं? मैंने ईमेल का जवाब नहीं दिया। मेरी चुप्पी ने शायद रोहन को और भड़का दिया। अगले दिन उसने एक और ईमेल भेजा। इस बार कुछ दस्तावेज संलग्न थे जिन्हें वह सबूत मानता था। वे बस कुछ पुरानी प्रोजेक्ट योजनाओं के कुछ हिस्से थे जिन्हें उसने जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। यह तो बस शुरुआत है। प्रिया, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन देता हूं। 3 दिन बाद अगर मेरे खाते में 100 करोड़ नहीं हुए तो यह सब मुंबई के हर बड़े मीडिया हाउस को भेज दिया जाएगा। मैंने सोचा कि मुझे इस नाटक को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मैं रोहन जैसे झोंक को अपनी जिंदगी से चिपके रहने नहीं दे सकती थी। मैंने उसे एक शांत कैफे में मिलने के लिए बुलाया। मैं उम्मीद कर रही थी कि यह आखिरी बार होगा जब मैं इस इंसान का चेहरा देखूंगी। रोहन आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ नियत स्थान पर पहुंचा। वह सोच रहा था कि मेरी कमजोरी उसके हाथ में है। तो क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया? वह मेरे सामने बैठकर हंसा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक टैबलेट पीसी मेज पर रखा और स्क्रीन उसकी ओर घुमा दी। 100 करोड़ की बात करने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ देखना चाहिए। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। यह उस दिन अस्पताल के सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में रोहन चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था और बेरहमी से मुझ पर हाथ उठा रहा था। हर कोण से साफ साफ रिकॉर्ड किया गया था। रोहन का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम्हें यह कहां से मिला? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम्हें बस यह जानना है कि अगर यह वीडियो पुलिस के पास जाता है तो तुम पर हमले के आरोप में मुकदमा चलेगा। कुछ साल की जेल काफी होगी। वह चुप हो गया। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बिना एक और फाइल पर क्लिक किया। इस बार यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। ठीक है माँ, उसे बिजनेस ट्रिप पर जाने दो। यह मीरा को अस्पताल ले जाने का अच्छा मौका है। जब तक वह वापस आएगी सब कुछ खत्म हो चुका होगा। बाद में हम धीरे धीरे कंपनी पर कब्जा करने का तरीका ढूंढेंगे और उसे घर से निकाल देंगे। वह एक औरत है और बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती। बिना बेटे के वह जल्द ही सब कुछ खो देगी। यह रोहन की आवाज थी जो उस रात अपनी मां से बात कर रहा था, जिसे मैंने संयोग से सुन लिया था। मैंने इसे चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। यह मेरा असली तुरुप का पत्ता था। अपनी आवाज सुनते हुए अपनी गंदी साजिश का खुलासा होते देख रोहन पूरी तरह से टूट गया। उसका चेहरा एक लाश की तरह सफेद हो गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं बल्कि अत्यधिक भय था।
तुम। वह एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। मैंने टैबलेट पीसी बंद किया और उसे अपने बैग में रख दिया। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए एक बर्फ जैसी ठंडी लेकिन दमदार आवाज में कहा, रोहन जी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? जिन्हें तुम रहस्य कहते हो वे मेरी नजरों में एक मजाक हैं, लेकिन जो मेरे पास है वह तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी है, समझे? उसने पागलों की तरह सिर हिलाया। ठंडे पसीने ने उसकी पीठ को भिगो दिया था। 100 करोड़? मैं हंसी। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूं। एक, मैंने अपने बटुए से कुछ लाख रुपए का एक बंडल निकाला और उसे मेज पर फेंक दिया। यह पैसे लो और शंघाई या कहीं भी दफा हो जाओ, दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। 2, हम पुलिस स्टेशन में मिलते हैं, चुनो। रोहन ने मेज पर पड़े पैसों के बंडल को देखा, फिर एक भयभीत नजर से मुझे देखा। वह जानता था कि वह हार गया है, बुरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से। उसने कांपते हाथों से पैसे उठाए, उन्हें अपनी जेब में ठूंसा और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसने मेरी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। मैं पहला वाला चुनता हूं। यह कहकर वह जल्दी से कैफे से बाहर भाग गया, जैसे किसी शैतान से बचकर भाग रहा हो। मैं अकेली रह गई, अपनी ठंडी हो चुकी कॉफी पीते हुए। आखिरी नाटक आखिरकार खत्म हो गया था। वह इंसान अब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रोहन के मेरी जिंदगी से पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद मुझे लगा जैसे मेरे आसपास की हवा भी साफ हो गई है। लेकिन मैं जानती थी कि वास्तव में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मुझे अतीत के निशानों को पूरी तरह से मिटाना होगा। मेरा पहला काम साउथ मुंबई के विला को बिक्री के लिए रखना था। वह घर खूबसूरत था और मेरे माता पिता की मेहनत का फल था, लेकिन उसमें बहुत सारी दर्दनाक यादें थीं। घर का हर कोना मुझे रोहन की और उन झूठे दिनों की याद दिलाता था जिन्हें मैं कभी खुशी मानती थी। मैं एक ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहती थी जहां धोखे की परछाई मंडराती हो। नेहा मेरे फैसले पर थोड़ी हैरान थी। सचा में सात चा में दो साद में प्रिया, वह बहुत अच्छा घर है, क्या तुम पक्की हो? मैंने दृढ़ता से जवाब दिया। मुझे एक पूरी तरह से नई शुरुआत चाहिए। उसे रखकर मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मुझे परवाह नहीं थी कि वह ऊंची कीमत पर बिके या कम पर। मैं बस जल्दी से इससे छुटकारा पाना चाहती थी। अपनी प्राइम लोकेशन और शानदार डिजाइन के कारण विला को जल्द ही एक नया मालिक मिल गया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं हुआ, केवल एक जबरदस्त मुक्ति का एहसास था, जैसे मैंने एक भारी खोल उतार दिया हो जो सालों से मेरी पीठ पर था। इसके बाद मैंने सूर्य कैपिटल में बड़े सुधार करने का फैसला किया। रोहन, जो प्रोजेक्ट हेड था, के मामले ने दिखाया था कि हमारी कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन और प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली में खामियां हैं। ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। मैंने सभी अधिकारियों और विभाग प्रमुखों को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया। बैठक कक्ष में मेरे प्रवेश पर लोग थोड़े हैरान लग रहे थे। पिछले कुछ समय से मैंने व्यक्तिगत मामलों के कारण बहुत सारा काम अपने डिप्टी को सौंप दिया था। कुछ ने यह अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि मैं पारिवारिक समस्याओं के कारण काम में लापरवाह हो गई हूं और मेरी स्थिति हिल रही है। आज मैं उन सभी अफवाहों को शांत करने वाली थी। मैंने एक स्टाइलिश लेकिन आधिकारिक ऑफिस वियर पहना और लोगों के सामने खड़ी हो गई। मेरा चेहरा शांत था और मैंने एक तेज नजर से बैठक कक्ष को देखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज दमदार और स्पष्ट थी। मैंने यह बैठक अतीत के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाई है। अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए। आज हम सूर्य कैपिटल के भविष्य के बारे में बात करेंगे। मैंने एक पूरी तरह से नई विकास रणनीति की घोषणा की, एक महत्वाकांक्षी और साहसिक योजना जो हाईटेक निवेश क्षेत्रों और वैश्विक बाजारों पर लक्षित थी। मैंने क्षमता, जोखिम और कार्यान्वयन रोडमैप का गहराई से विश्लेषण किया। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए हर आंकड़े, चार्ट और तर्क तेज, तार्किक और प्रेरक थे। बैठक कक्ष में पूरी तरह से शांति थी। सब मेरी बात सुन रहे थे। उनका प्रारंभिक आश्चर्य धीरे धीरे प्रशंसा में बदल गया। वे एक पूरी तरह से अलग प्रिया शर्मा को देख रहे थे, एक पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित महिला नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और दृढ़ संकल्प से भरी व्यापार जगत की एक रानी। इस रणनीति को लागू करने के लिए मैंने आगे कहा, हमें एक कुशल और स्वच्छ संगठन की आवश्यकता है। इसलिए आज से मैं सभी स्तरों पर प्रदर्शन मूल्यांकन केपी प्रणाली का पूरी तरह से पुनर्गठन करूंगी। कर्मचारियों से लेकर विभाग प्रमुखों तक
हर पद का मूल्यांकन वास्तविक क्षमता और परिणामों के आधार पर किया जाएगा। जो अच्छा काम करेगा उसे पदोन्नति और इनाम मिलेगा। जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा वह चला जाए। सूर्य कैपिटल कोई आरामगाह नहीं है। मेरी दृढ़ घोषणा से कुछ दोषी लोगों के चेहरे बदल गए, लेकिन बाकी अधिकांश बहुत उत्साहित लग रहे थे। उन्होंने कंपनी और खुद के लिए एक नया भविष्य और अवसर देखा। बैठक के बाद जब सब चले गए, मैं अकेली बैठक कक्ष में खड़ी रही, विशाल कांच की खिड़की से मुंबई के शानदार नज़ारे को देखते हुए। तूफान गुजर चुका था। एक असफल विवाह की राख ने मुझे दफनाने के बजाय मुझे और भी मजबूत और दृढ़ बनाकर पुनर्जन्म दिया था। अतीत साफ हो चुका था और भविष्य मेरे सामने खुला था, और मैं, प्रिया शर्मा, इसे जीतने के लिए तैयार थी। 6 महीने पलक झपकते ही बीत गए। मुंबई की उमस भरी गर्मी ने हल्की शरद तू को जगह दे दी थी। एक भयानक तूफान से गुजरने के बाद मेरी जिंदगी आखिरकार शांत हो गई थी। मैं अब साउथ मुंबई के विला में नहीं रहती थी। मैंने उसे गंदी यादों के साथ दृढ़ता से बेच दिया था। अब मैं शहर के केंद्र में एक पेंट हाउस में रहती हूँ, जहां से मुंबई का शानदार नज़ारा दिखता है। यह छोटा है लेकिन पूरी तरह से मेरा है, और इसमें अतीत का कोई निशान नहीं है। मैं हर सुबह 6 बजे उठती हूँ, काम के दबाव के कारण नहीं, बल्कि योग कक्षा के लिए 1 घंटे के लिए। मैं गहरी सांस लेना सीख रही हूँ और अपनी आंतरिक शांति को महसूस कर रही हूँ। मेरे योग प्रशिक्षक का कहना है कि मेरी ऊर्जा बहुत बदल गई है। अब एक तेज रक्षात्मक तंत्र नहीं, बल्कि एक शांत और आंतरिक शक्ति महसूस होती है। सूर्य कैपिटल का काम एक मजबूत सुधार के बाद एक जीवंत पथ पर है। मैंने जो साहसिक परियोजनाएं शुरू में प्रस्तावित की थीं, उन पर काफी संदेह किया गया था, लेकिन अब वे भारी मुनाफा कमा रही हैं, सभी अटकलों को शांत कर रही हैं और मेरी दृढ़ स्थिति को साबित कर रही हैं। मुझे अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। क्षमता और परिणाम सबसे मजबूत जवाब थे। सप्ताहांत में मैं अब काम में डूबी नहीं रहती। मैं अपने माता पिता के साथ समय बिताती हूँ, घर का बना गर्म खाना खाती हूँ और उनकी बातें सुनती हूँ। मुझे एक असफल विवाह की छाया से पूरी तरह से बाहर निकलते देख मेरे माता पिता ने भी राहत की सांस ली है। मेरे पिता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यापार जगत में बिताया है, ने मेरे कंधे पर थपथ पाते हुए कहा, मेरी बेटी, अब तुम सच में बड़ी हो गई हो। आज दोपहर मैं नेहा कपूर से एक शांत चाय की दुकान पर मिली। मेरी सबसे अच्छी दोस्त अभी भी तेज और ऊर्जा से भरपूर थी। तुम्हारी हालत तो देखो। नेहा ने एक घूंट चाय पीते हुए मुझे सिर से पैर तक देखा। एक औरत सच में तब सबसे खूबसूरत लगती है जब वह किसी की नहीं होती। तुम्हारी इस आभा से तो मैं भी प्रभावित हो जाऊंगी। मैं हंस पड़ी। मजाक मत करो, बस मन शांत है, सिर्फ शांत नहीं। नेहा ने एक गंभीर नजर से कहा, यह आजादी है। पहले तुम चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न थीं, तुम्हारी आंखों में हमेशा रोहन नाम की एक अदृश्य बेड़ी थी। तुम्हें हमेशा उसकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता था, उसकी इज्जत बचानी पड़ती थी। लेकिन अब तुम सिर्फ अपने लिए जी रही हो। अब तुम असली प्रिया हो। मैंने चुपचाप उसके शब्दों पर विचार किया। हाँ, पहले मैं प्यार के लिए एक अयोग्य आदमी के लिए जीती थी। मैंने खुद को बेड़ियों में झकड़ा था और खुद को थकाया था। अब जब वे बेड़ियां खुल गईं, तो मुझे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया कितनी विशाल और नीली है। धन्यवाद नेहा। अगर तुम नहीं होती तो मैं इतनी आसानी से सब कुछ पार नहीं कर पाती। हमारे बीच धन्यवाद की जरूरत नहीं है। नेहा हंसी। तुम खुश रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अच्छा, वैसे आजकल हमारी सीईओ मैडम की नजरों में कोई आदमी आया है? मैंने सिर हिलाया। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। फिलहाल मैं इस एकल जीवन का आनंद लेना चाहती हूँ। प्यार अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। इसके बिना भी ठीक था। मैंने खुद को खुशी देना सीख लिया था। मुझे पूरा होने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। हम कुछ देर और बातें करते रहे। दोपहर की हल्की धूप खिड़की से आ रही थी और सब कुछ सुनहरा कर रही थी। मैंने सड़क पर व्यस्त लोगों को देखा और महसूस किया कि मेरा मन अजीब तरह से शांत हो रहा है। तूफान सच में गुजर चुका था। बस एक साफ आसमान और एक नया जीवन मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी जिंदगी शांति से आगे बढ़ रही थी। मैं अपने काम, अपनी देखभाल और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी जिनसे मैं प्यार करती थी। रोहन नाम और उससे जुड़ी यादें मेरे दिमाग के किसी कोने में पड़ी थीं, जैसे समय की मोटी धूल जम गई हो। मैंने जानबूझकर भूलने की कोशिश नहीं की,
बस अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। वह मेरे लिए एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर एक दिन उद्योगपतियों के लिए एक रात्रि भोज में मैंने संयोग से एक कहानी सुनी। कहानीकार एक पुराने साथी मिस्टर सिंघानिया थे। वह कुछ अन्य लोगों के साथ एक बड़े रियल एस्टेट समूह देसाई ग्रुप के चेयरमैन के बेटे के बारे में बात कर रहे थे। आपको पता है, देसाई साहब के बेटे को आजकल एक बड़ी समस्या से निपटना पड़ा। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी आवाज धीमी करते हुए एक दिलचस्प भाव से कहा, सुना है कि उसकी एक छोटी प्रेमिका थी जो किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही थी और उसका बच्चा भी हो गया। जन्म के बाद ही यह बात सामने आई। देसाई का बेटा इतना नाराज हुआ कि उसने उस लड़के को अपने आदमियों से अधमरा पिटवाया। पास में खड़ी मैं हाथ में वाइन का गिलास लिए यह सुनकर थोड़ी रुक गई। कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही थी। एक दूसरे व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, सच में वह लड़का कौन था जिसकी इतनी हिम्मत हुई? सुना है कि वह पहले काफी सफल था। अपनी पूर्व पत्नी की कंपनी में कोई हेड या कुछ था। मिस्टर सिंघानिया ने तिरस्कार से कहा, लेकिन बेवकूफी में अफेयर किया और अपनी पत्नी ने उसे कंगाल करके निकाल दिया। पैसे खत्म हो गए तो उसने देसाई के बेटे की प्रेमिका से कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश की और किसी और के बच्चे को अपना समझ बैठा। सच में पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन गया। मिस्टर सिंघानिया ने नाम स्पष्ट नहीं किया, लेकिन मैं जानती थी कि वे रोहन के बारे में बात कर रहे थे। पूर्व पत्नी, सीईओ, अफेयर, कंगाल, किसी और के बच्चे को अपना समझना। हर विवरण पूरी तरह से मेल खाता था। तो यह बात थी। मेरे सब कुछ उजागर करने के बाद मीरा जोशी को उसके असली प्रेमी देसाई के बेटे ने पकड़ लिया था और बेचारा मूर्ख रोहन उसके गुस्से का शिकार बन गया था। मैं कल्पना कर सकती थी कि रोहन के साथ क्या हुआ होगा। पिटाई, अपमान और फिर कभी मुंह न खोलने की धमकी। मुझे न तो खुशी हुई न ही दया आई। मेरे मन में बस एक अजीब सी शांति थी। यह उसका चला ताता था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कर्म का फल कभी गलत नहीं होता। उसने मुझ पर हिंसा की थी और अब किसी और ने उस पर हिंसा की। यह चक्र उसने खुद शुरू किया था और उसे ही इसका परिणाम भुगतना था। मैं चुपचाप मुड़ी और बालकनी की ओर चली गई। मुंबई की रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी। मैंने एक घूंट वाइन पी। एक कड़वा स्वाद मेरे मुंह में फैल गया। कुछ दिनों बाद नेहा का फोन आया। प्रिया, खबर सुनी रोहन की? मैंने शांति से पूछा। मुझे पता है, नेहा हंसी। पुलिस में मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसकी कुछ पसलियां टूट गईं और वह गांव भाग गया है। कर्ज में डूबा है और अपने पुरखों का घर बेचकर कर्ज चुका रहा है। उसकी मां सदमे से बीमार पड़ गई है और बिस्तर पर है। सच में जैसा बोया वैसा काटा। हाँ, मैंने बिना किसी भावना के जवाब दिया। तुम्हें खुशी नहीं हुई? नेहा ने पूछा। मैं कुछ देर चुप रही, फिर कहा, नहीं नेहा, अब कोई भावना नहीं है। वह अब कैसे जी रहा है या मर रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अब एक पुरानी किताब का एक अध्याय मात्र है और मैंने बहुत पहले ही एक नया पन्ना पलट दिया है। हाँ, रोहन की जिंदगी चाहे कितनी भी दयनीय क्यों न हो, अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैंने एक अयोग्य व्यक्ति पर बहुत समय और भावनाएं बर्बाद की थीं। अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी जो मुझसे सच में प्यार करते हैं। एक धोखेबाज की खबर मेरे लिए बस एक गुजरती हवा थी जिसने मेरे शांत मन की झील में कोई हलचल पैदा नहीं की। एक बड़ी परियोजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए मैंने खुद को और अपने सभी कर्मचारियों को एक स्वयंसेवी कार्य के साथ एक छुट्टी उपहार में देने का फैसला किया। हमारी मंजिल उत्तराखंड का एक पहाड़ी गांव था, जहां के दृश्य सुंदर थे लेकिन निवासियों का जीवन अभी भी कठिन था। हम वहां के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और स्टेशनरी लेकर गए थे। फटे पुराने कपड़े पहने और नंगे पैर दौड़ते हुए, लेकिन छोटे छोटे उपहार पाकर अपनी आंखों में चमक लाने वाले बच्चों को देखकर मेरा दिल एक अकथनीय गर्मजोशी से भर गया। खुशी कभी कभी इतनी सरल होती है। जब सब बच्चे खेल रहे थे और उपहार बांट रहे थे, मैंने स्कूल के मैदान के एक कोने में एक लड़की को बैठे हुए देखा। उसका चेहरा पीला था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसके माथे पर हाथ रखा। वह आग की तरह तप रहा था। लड़की को तेज बुखार था। तुम ठीक हो? मैंने चिंतित होकर पूछा। लड़की ने बस सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर भरा था। शिक्षकों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र बहुत दूर था और रास्ता भी खराब था। जब मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, स्कूल के स्वास्थ्य कक्ष से एक आदमी बाहर निकला।
उसने एक पुराना लेकिन साफ और इस्त्री किया हुआ सफेद कोट पहना था। वह लंबा और दुबला था और उसके चेहरे पर एक शांत और भरोसेमंद भाव था। बच्ची को तेज बुखार है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और शांत थी। उसने जल्दी से बच्ची का तापमान लिया और अपने मेडिकल बैग से एक बुखार की गोली निकाली। चिंता की कोई बात नहीं, बस वायरल है, दवा खाकर थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। उसने बहुत धैर्य और कोमलता से बच्ची को दवा खिलाई। बच्ची के सो जाने के बाद वह मेरी ओर मुड़ा। आपका धन्यवाद कि आपने उसे देख लिया। मैं डॉ. आरव सिंह हूं। मैं यहां चिकित्सा सेवा कर रहा हूं। उसने हाथ मिलाते हुए धीरे से मुस्कुराया। नमस्ते, मैं प्रिया शर्मा हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसकी हथेली गर्म और मजबूत थी। आप यहां के डॉक्टर हैं? सिर्फ सप्ताहांत में आता हूं, उसने समझाया। बाकी दिन मैं दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में काम करता हूं, लेकिन यहां चिकित्सा सुविधाएं बहुत खराब हैं, इसलिए मैं जब भी समय मिलता है यहां आकर मदद करता हूं। उसे देखकर मेरे मन में गहरे सम्मान की भावना जागी। इस प्रतिस्पर्धा और हिसाब किताब से भरे समाज में अभी भी ऐसे लोग थे जो अपना समय और प्रयास ऐसे सरल और सार्थक कामों में खुशी खुशी लगाते थे। वह उन शानदार सूट पहने बड़ी बड़ी बातें करने वाले आदमियों से बिल्कुल अलग था जिनसे मैं अक्सर मिलती थी। यह बहुत सराहनीय है, मैंने ईमानदारी से कहा। आरव बस मुस्कुराया। यह कुछ खास नहीं है, दूसरों की मदद करना भी एक खुशी है। आपकी टीम भी तो वही कर रही है। आपके लाए हुए उपहार यहाँ के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशी हैं। हम कुछ देर और बातें करते रहे। उसने मुझे यहाँ के लोगों के जीवन और उनकी कठिनाइयों के बारे में बताया। मैंने अपने काम और अपनी निवेश परियोजनाओं के बारे में बात की। हम पूरी तरह से अलग दुनिया से थे, लेकिन जीवन को देखने के तरीके और मानवीय मूल्यों में हमें एक समानता मिली। जब हमारी टीम जाने के लिए तैयार हुई तो आरव मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया। आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रिया जी, उम्मीद है फिर मिलेंगे। मुझे भी डॉ. साहब। कार चल पड़ी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वह अभी भी खड़ा हाथ हिला रहा था। एक गर्म और कोमल भावना मेरे मन में फैल गई। मुझे नहीं पता था कि हम सच में फिर मिलेंगे या नहीं, लेकिन इस आकस्मिक मुलाकात ने मेरी जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर दी थी, एक ठंडी हवा के झोंके की तरह। यह पहली नजर का प्यार या तीव्र आकर्षण नहीं था, यह बस एक कोमल शुरुआत थी, एक धुंधली उम्मीद की किरण कि दुनिया में कहीं अभी भी अच्छे पुरुष और एक समान और सच्चा रिश्ता मेरा इंतजार कर रहा है। शायद मैं एक बार फिर से अपना दिल खोलने के लिए तैयार थी। स्वयंसेवी कार्य से मुंबई लौटने के बाद मैं एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में डूब गई। वह गरीब पहाड़ी गांव, वे मासूम बच्चे और डॉ. आरव सिंह नाम का वह डॉक्टर। ये छवियां कभी कभी मेरे मन में आती, मुझे याद दिलाती कि इस जिंदगी में लाभ और संख्याओं के अलावा भी बहुत कुछ सार्थक है। मैंने आरव से पहले संपर्क नहीं किया और न ही उसने किया। हम बस दो सीधी रेखाओं की तरह थे जो एक बिंदु पर संयोग से मिलीं और फिर अपने अपने रास्ते पर चलती रहीं। लेकिन मैं जानती थी कि उस मुलाकात ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। एक लंबे दिन के काम के बाद एक शाम मैं बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पर अपने ऑफिस में अकेली थी। मैंने बत्तियां नहीं जलाईं, बस बाहर की गगनचुंबी इमारतों से आती रोशनी को अंदर आने दिया। यह एक शानदार नजारा था। यह पेंट हाउस जहां मैं खड़ी थी मेरे सालों के अथक परिश्रम का परिणाम था। मैंने एक गिलास वाइन डाली और धीरे धीरे बालकनी की ओर गई। रात की हवा ठंडी बह रही थी। नीचे देखने पर कारों की बत्तियां जुगनुओं की तरह व्यस्तता से बह रही थीं और रंगीन विज्ञापन बोर्ड चमक रहे थे। मुंबई की रात सच में खूबसूरत थी, एक अभिमानी और शक्तिशाली सुंदरता। मैंने कभी सोचा था कि रोहन के साथ यहाँ खड़े होकर अपनी उपलब्धियों को देखना ही मेरी खुशी है। मैंने सोचा था कि एक आदमी का प्यार मेरी जिंदगी का सबसे शांत आश्रय है। मैं गलत थी। सच्ची खुशी एक आदमी से या एक शादी से नहीं आती थी, वह मेरे अपने मूल्य से आती है। वह किसी की परवाह किए बिना खुद होने, अपने सपनों का पीछा करने और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की स्वतंत्रता से आती है। रोहन के साथ शादी का पतन मेरे लिए दर्दनाक था, लेकिन इसने मुझे एक महंगा सबक सिखाया। इसने मुझे यह एहसास दिलाया कि एकमात्र व्यक्ति जिस पर मुझे निर्भर रहना चाहिए वह मैं खुद हूं। आंतरिक शक्ति, आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक आत्मनिर्भरता ही वह सबसे कीमती संपत्ति है जिसे कोई नहीं छीन सकता। तूफान गुजर चुका था।
अतीत की राख ने मुझे दफनाने के बजाय एक फीनिक्स की तरह मुझे और भी मजबूत और शानदार बनाकर पुनर्जन्म दिया था। मैंने एक घूंट वाइन पी। एक मीठा कड़वा स्वाद फैला। मुझे अब कोई कड़वाहट या नफरत महसूस नहीं हुई। अब मेरे मन में शांति और भविष्य के प्रति एक दृढ़ विश्वास था। शायद किसी दिन मैं फिर से प्यार करूंगी। वह आरव हो सकता है या कोई और योग्य आदमी, लेकिन चाहे मैं प्यार करूं या न करूं, अब यह महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अकेले भी एक पूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकती हूं। मैं मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान जो मेरे दिल की गहराई से आई थी। मैंने तारों से भरे रात के आसमान को देखा और महसूस किया जैसे मैंने पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेट लिया है। प्रिया शर्मा, तुम्हें रानी बनने के लिए किसी राजा की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास पहले से ही अपना राज्य है और तुम दुनिया की सबसे अच्छी चीजों की पूरी तरह से हकदार हो।